हाँ जी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो जी प्रियम्बल क्या कह रहा है कि इट इज एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। तो जी कुल मिलाकर ये एक्ट किस पर एप्लीकेबल है? सिर्फ तीन तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पर एप्लीकेबल है, जिसमें से एक है प्रोमिसरी नोट, दूसरा है बिल ऑफ एक्सचेंज और तीसरा है चेक्स। ठीक है, हमने देखा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में भी यही दिया हुआ है। एक्चुअल में तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन ही नहीं किया हुआ एक्ट के अंदर, बट सेक्शन 13 कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक्स, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्ट के जितने भी प्रोविजंस है वो सिर्फ तीन तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पर एप्लीकेबल है। इन तीन तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पर एप्लीकेबल है, बाकी किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका मतलब अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन तीन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से हटकर है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हम सिंपली ये मान के चलेंगे कि इस एक्ट के प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, राइट। Commercial transaction, exchange of goods and services takes place through negotiable instrument. क्यों? क्योंकि negotiable instrument is an instrument through which one can negotiate with another in the ordinary course of business or trade. It provides extra mean of credit in the market. तो जी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? कहता है जी देखिए दो वर्ड्स हैं, एक नेगोशिएबल और दूसरा इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबिलिटी और दूसरा इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या था? कोई भी डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब सिर्फ पेपर डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी चीज पे अगर कुछ भी लिखा होता है हम उसे डॉक्यूमेंट कंसीडर करेंगे। किसी लकड़ी पे कुछ लिखा हुआ है उसे डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाएगा। अगर वॉल पे कुछ लिखा हुआ है इवन वॉल को डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाएगा। तो अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग विच अफेक्ट्स या अल्टर राइट्स एंड लायबिलिटीज। तो अगर किसी भी डॉक्यूमेंट के थ्रू किसी के राइट्स या लायबिलिटीज को अफेक्ट किया जा रहा है, अल्टर किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, राइट, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। नेगोशिएबिलिटी का मतलब कहता है जी ट्रांसफरेबिलिटी फ्री फ्रॉम प्रीवियस इक्विटी। ट्रांसफरेबिलिटी फ्री फ्रॉम प्रीवियस इक्विटी। इक्विटी का मतलब यहां पर फिलहाल ओनरशिप से लेके चलिए या प्रॉपर्टी से लेके चलिए। इसका मतलब ये कह रहा है कि भैया दो चीज होनी जरूरी है तभी किसी इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोला जाएगा। पहली चीज ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी या फिर एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। आप सामने वाले को कोई भी इंस्ट्रूमेंट सिंपली बाय डिलीवरी ट्रांसफर कर सकते हैं या उस इंस्ट्रूमेंट पर एंडोर्समेंट करके उसे सिंपली डिलीवर कर सकते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स वैलिड टाइटल इवन इफ द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर इज नॉट गुड या नॉट वैलिड। ठीक है, इन दोनों का मतलब समझते हैं एक बार दोबारा से। कहता है जी जब भी हम बात करते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट के थ्रू राइट्स या लाइबिलिटीज क्रिएट की जा रही है, अल्टर की जा रही है, डिमिनिश की जा रही है, राइट, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हमें रजिस्टर करवाना पड़ता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इफेक्ट तब आता है जब हम उस इंस्ट्रूमेंट को रजिस्टर करवाते हैं। लेकिन अगर बिना रजिस्टर करवाए किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू राइट्स लाइबिलिटीज अफेक्ट हो रही है, अल्टर हो रही है बिना रजिस्टर करवाए, तो हम कहेंगे ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी ओनली, कि भैया इसको रजिस्टर करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपली आप सामने वाले को ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब सामने वाले को अगर आपने पोजेशन दे दिया तो दैट इज वैलिड ट्रांसफर। मतलब ट्रांसफर को इफेक्टिव करने के लिए रजिस्टर करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ केसेस के अंदर कहते हैं जी एंडोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? मान के चलिए ये हमारे पास चेक है, ठीक है। अब यहाँ पर नाम हमने फिल कर दिया, टीच लेन, कितना अमाउंट है 5000 रुपीज ओनली, ठीक है जी। सब अकाउंट नंबर वगैरह साइन भी कर दिए यहाँ पर हम लोगों ने। तो जी ये टीच लेन के नाम पर चेक इशू किया गया। अगर टीच लेन चाहे तो इसे दूसरे के नाम पर एंडोर्स कर सकती है। तो टीच लेन क्या करेगी? जो चेक का बैक साइड है वहां पर लिखेगी, साइन करेगी और साथ में लिख देगी
इसका मतलब टीचलेन ने इस चेक को एंडोर्स कर दिया किसी और के नाम पर। अब इस चेक का ओनर कौन हो गया, एक तरह से इक्विटी किसके पास आ गई इस चेक की, राम के नाम पर, या राम जिसे कहे उसके नाम पर। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, ये एंडोर्समेंट है, राइट। तो एंडोर्समेंट का मतलब जिस रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग उस पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो इक्विटी है वो किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर रहे हैं, उस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, एंडोर्समेंट। ये एंडोर्समेंट हो गई। राम के पास चेक चला गया, अब राम ने मान के चलिए शाम को देना है चेक, तो राम आगे शाम के नाम पर एंडोर्स कर सकता है। तो राम यहां पर अपना नाम लिखेगा, साइन करेगा और लिख देगा पे टू शाम। अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ओनली, ध्यान से देखिएगा। ऊपर क्या लिखा हुआ था, पे टू राम और ऑर्डर, मतलब राम को पे किया जाए या राम के कहने पर जिसको भी राम कह रहा है उसे पे किया जाए। नीचे लिखा हुआ है पे टू शाम ओनली, इसका मतलब सिर्फ किसको पे किया जाए, शाम को पे किया जाए और किसी को पे ना किया जाए। इस टाइप की एंडोर्समेंट को हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, राइट। तो एंडोर्समेंट का बड़ी सिंपल सा मतलब है कि जहां पर आप इंस्ट्रूमेंट के अंदर किसी और का नाम राइट कर देते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट में उस बंदे की इक्विटी क्रिएट कर देते हैं, इसका मतलब आपने वो इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स कर दिया। तो चेक के केस में अगर मान के चलिए शुरुआत में हमारे पास चेक में किसी का नाम लिखा हुआ है, ऑलरेडी नेम्ड चेक है, तो उसे हम बाय मेयर डिलीवरी ट्रांसफर नहीं कर सकते। कहता है डिलीवरी करते हुए आपको जिसको डिलीवर कर रहे हो उसके नाम की एंडोर्समेंट करनी जरूरी है, राइट। अगर यही चेक बियरर होता, बियरर लिखा होता यहाँ पर मतलब सेल्फ लिखा होता, अगर यहीं पर चेक पर सेल्फ लिखा होता तो फिर वो बियरर चेक होता, और बियरर चेक का मतलब क्या है कि जिसके हाथ में है उसी के पास उस चेक की इक्विटी है, ठीक है, मतलब वो ही एनकैश करवा सकता है उस चेक को। तो जी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहां पर नेगोशिएबिलिटी हो। नेगोशिएबिलिटी का मतलब ट्रांसफरेबिलिटी फ्री फ्रॉम प्रीवियस इक्विटी। ट्रांसफरेबिलिटी यहां पर हम क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जी बाय मेयर डिलीवरी ओनली, या तो बाय मेयर डिलीवरी ओनली या फिर एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। अब जी फ्री फ्रॉम इक्विटी का क्या मतलब है, प्रीवियस इक्विटी। कहता है जी होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स वैलिड टाइटल इवन इफ द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर इज नॉट गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए ने बी से सामान परचेज किया है, गुड्स लिए हैं, तो ए ने बी को चेक इशू किया, मान के चलते हैं, ठीक है, 5,000 रुपीज का। अब बी ने चेक तो ले लिया, लेकिन 7 दिन बाद ए को सामान देना था, तो ए को सामान नहीं दिया। तो चेक किस लिए इशू किया गया था बी को, कहता है जी फॉर वैल्यू, फॉर वैल्यू, लेकिन वैल्यू तो बी ने ए को दी ही नहीं। तो यहां पर अगर बी इस चेक को आगे सी को दे देता है फॉर वैल्यू, सी को भी फॉर वैल्यू, मतलब सी ने बी को 5,000 रुपए का सामान दे दिया, एक्चुअल में दे दिया, बी ने ए को तो नहीं दिया था, लेकिन यही चेक बी ने आगे सी को फॉरवर्ड कर दिया और उससे एक्चुअल में 5,000 रुपए का सामान ले लिया। तो चाहे बी का टाइटल वैलिड नहीं है, चाहे बी का टाइटल चेक पर वैलिड नहीं है, क्यों, चेक दिया गया था ताकि बी ए को सामान दे, बी ने ए को सामान ही नहीं दिया, तो बी कायदे से इस चेक को एनकैश नहीं कर सकता। लेकिन सी का टाइटल वैलिड है, क्योंकि सी ने वो चेक जो रिसीव किया वो फॉर वैल्यू, फॉर कंसीडरेशन रिसीव किया, ठीक है। तो यहां पर बी क्या है हमारा, कहता है बी को हम कंसीडर करेंगे होल्डर, और सी को हम यहां कंसीडर करेंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो चाहे जिससे हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला है उसका खुद का टाइटल वैलिड ना हो, लेकिन अगर हम होल्डर इन ड्यू कोर्स हैं, फॉर कंसीडरेशन बोनाफाइडली हमने वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन लिया है, तो हमारा टाइटल वैलिड होगा, मतलब सी का टाइटल इज वैलिड। इसका मतलब अगर सी चाहे तो, अगर ये चेक से उसे सी को कैश नहीं मिला, सी चाहे तो बी से केस फाइल करके पैसे रिकवर कर सकता है, या चाहे तो इवन ए से भी केस फाइल करके पैसे रिकवर कर सकता है।
तो बात को समझिए कि बी ए के ऊपर केस फाइल करके पैसे रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि बी अगर ए के ऊपर केस फाइल करेगा तो ये कहेगा कि भैया चेक दिया था, मना नहीं कर रहा, लेकिन फॉर वैल्यू दिया था, लेकिन मुझे तो कुछ मिला नहीं, आपने मुझे 5000 रुपीज के गुड्स प्रोवाइड करने थे, वो आपने मुझे दिए नहीं। लेकिन जब सी केस फाइल करेगा ए के ऊपर, तो सी कहेगा कि भैया मैंने चाहे आपको गुड्स नहीं दिए, लेकिन बी को तो इस चेक के अगेंस्ट गुड्स दिए हैं ना, या तो आपको बी से रिकवर करने हैं पैसे, बट मुझे तो पैसे चाहिए। तो कुल मिलाकर ये कहता है जी, एक पुराना हमारे पास नियम है क्या, कि अगर आपके पास किसी चीज का टाइटल नहीं है तो आप सामने वाले को भी पास ऑन नहीं कर सकते। अगर आपका टाइटल डिफेक्टिव है तो सामने वाले को भी डिफेक्टिव टाइटल दोगे। जैसे अगर आप कोई भी कार चोरी करके लाए हैं और आप उस कार को बेचते हो, ये कार चोरी करके लाया है और वो कार को बेचता है बी को, तो एक का टाइटल डिफेक्टिव है तो बी का टाइटल कभी भी कहता है वैलिड नहीं हो सकता, चाहे बी ने बोनाफाइडली ए से कार परचेज की हो। बी को नहीं पता था कि ए चोरी करके लाया कार, बी को ये बताया गया कि ए की ही कार है, बोनाफाइडली बी ने परचेज की है कार, फॉर वैल्यू परचेज की है, जो मार्केट वैल्यू थी, फॉर मार्केट वैल्यू बी ने ए से कार परचेज किया, मतलब बी ने तो सारे काम जेन्युइनली करे हैं, लेकिन फिर भी बी के हाथ में वो कार क्या कहलाएगी, चोरी की कार। ये चीज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नहीं होता, और इसी चीज को हम कहते हैं नेगोशिएबिलिटी। प्रीवियस इक्विटी, प्रीवियस इक्विटी किसके पास थी, ए के पास, कहता है फ्री फ्रॉम प्रीवियस इक्विटी, चाहे प्रीवियस इक्विटी डिफेक्टिव है, लेकिन अगर आप होल्डर इन ड्यू कोर्स है, अगर आप होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में आपका टाइटल वैलिड रहेगा, लेकिन बाकी किसी केस में आपका टाइटल भी डिफेक्टिव रहेगा। तो यही चीज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बाकी चीजों से अलग बनाती है। ठीक है, क्यों लाया गया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि मार्केट को कोई ना कोई क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट चाहिए था, हर ट्रांजैक्शन कैश में होना पॉसिबल नहीं है। जब तक मार्केट में क्रेडिट का कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, तब तक मार्केट ग्रो नहीं कर सकती, स्मूथली नहीं चल सकती, राइट। तो बेसिकली अगर ए बी से सामान लेता है 4 लाख रुपए का, और बी को कहता है कि भैया मैंने जो है सामान लिया है ये उधार में लिया है, तो जी उधार में लिया है तो कोई ना कोई सिक्योरिटी चाहिए। बी कहता है मुझे किसी ना किसी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, मुझे एश्योर कीजिए कि आप ये 4 लाख रुपए मुझे दे देंगे। तो ए कहता है ठीक है भैया, इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि मैं अपना घर तेरे पास गिरवी रखवाऊं। बी कहता है इतनी छोटी अमाउंट भी नहीं है कि मैं इसे लाइटली ले लूं और बिना कोई सिक्योरिटी रखे मैं आपको 4 लाख रुपए का उधार दे दूं। तो उस चीज का अल्टरनेटिव क्या निकाला गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि ए बी को या तो प्रोमिसरी नोट देगा। प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या है, ये देखिए, ये हमारे पास प्रोमिसरी नोट हो गया। क्या कह रहा है कि आई प्रोमिस टू पे 3 months लेटर या 3 months आफ्टर डेट, डेट डली हुई है यहाँ पर 1 जनवरी 2021, 3 months आफ्टर डेट आई प्रोमिस टू पे बियरर सम ऑफ रुपीज 4 लाख फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ठीक है, अभी मैं ये नहीं कह रहा ये प्रोमिसरी नोट ठीक है या गलत है, लेकिन फॉर द टाइमिंग मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 3 months लेटर 3 months आफ्टर द डेट आई प्रोमिस टू पे, यहां पर ये कह रहा है जी, मान के चलते हैं आई प्रोमिस टू पे बी सम ऑफ रुपीज 4 लाख फॉर वैल्यू रिसीव्ड, फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ठीक है जी, तो ये या तो ए बी को क्या देगा, कहता है जी प्रोमिसरी नोट, या फिर बी क्या बनाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। बी क्या बनाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। कैसा बिल ऑफ एक्सचेंज, ये देखिए जी, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है हमारे पास। हमने 3 months का एग्जांपल लिया, तो 3 months आफ्टर डेट पे ए, नहीं बी दुकानदार है ना, पे बी और टू हिज ऑर्डर सम ऑफ रुपीज 4 लाख फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ठीक है, तो जब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन किए जाएंगे तो एक तरह से ए के ऊपर क्या हो गई, अब लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई
कि ए अब पीछे नहीं हट सकता अपनी बात से, ए को ये 4 लाख रुपए बी को देने पड़ेंगे। अगर ए ने 4 लाख रुपए बी को नहीं दिए तो कहता है बी ए के ऊपर केस फाइल करके रिकवर कर सकता है। दिक्कत क्या थी? कहता है जी दिक्कत ये थी कि बी के पैसे मतलब ये 4 लाख रुपए ये क्या हो गए? कहता है डेड हो गए। कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। बी के ये पैसे डेड हो गए 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि 3 मंथ्स के बाद ए देगा बी को। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से डिजाइन किया गया या प्रोविजंस इस तरह से रखे गए कि बी आगे इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज है चाहे प्रोमिसरी नोट है, बी आगे इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एज करेंसी यूज कर सके। मतलब अगर बी को सी से सामान लेना है तो बी इस प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज को 4 लाख रुपए के बदले सी को ट्रांसफर कर सके। 4 लाख रुपए के बदले सी को ट्रांसफर कर सके। अगर सी को आगे डी से सामान लेना है तो सी उसी बिल ऑफ एक्सचेंज को या प्रोमिसरी नोट को 4 लाख रुपए के बदले डी को ट्रांसफर कर सके। अगर ये चीज आ जाएगी, ट्रांसफरेबिलिटी आ जाएगी, तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? कहता है नियरली इक्विवेलेंट टू करेंसी हो गया, और फिर लोगों का हाथ नहीं रुकेगा काम करने में। जितना स्ट्रॉन्ग क्रेडिट सिस्टम होता है उतनी ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम या फाइनेंशियल मार्केट कंसीडर की जाती है। ठीक है जी। लेकिन दिक्कत ये थी कि बीच बीच में सवाल ये उठे कि अगर बी का टाइटल डिफेक्टिव है और बी ने जो प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज सी को दिया, क्या सी के हाथ में वो वैलिड माना जाएगा? अगर नहीं वैलिड माना जाएगा तो बात तो वही की वही है, फिर उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या यूज रह गया? या फिर सी का टाइटल मान के चलिए डिफेक्टिव हो गया, बी ने सी को दिया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बदले में सी ने बी को सामान देना था जो सी ने नहीं दिया, तो सी का टाइटल डिफेक्टिव हो गया, तो क्या डी के हाथ में वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वैलिड माना जाएगा? तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोविजन रखा गया दैट इफ यू आर होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये क्या चल रहा है? काम का एक चैन चल रहा है ना, एक चैन चल रही है काम की। ए ने बी से सामान खरीदा, बी ने सी से सामान खरीदा, सी ने डी से सामान खरीदा, तो डी ने अगर एक्चुअल में फॉर वैल्यू इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्वायर किया है, बोनाफाइडली एक्वायर किया हुआ है, मतलब डी को नहीं पता कि सी का टाइटल डिफेक्टिव है, तो प्रोविजन रखा गया कि डी के हाथ में वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टाइटल वैलिड होगा, चाहे सी का टाइटल डिफेक्टिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बी का टाइटल डिफेक्टिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और डी होल्डर इन ड्यू कोर्स कंसीडर किया जाएगा। इसके हाथ में अगर टाइटल वैलिड माना जाएगा तो डी सी के ऊपर केस फाइल करके भी पैसे रिकवर कर सकता है उसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पर, चाहे तो बी के ऊपर केस फाइल करके पैसे रिकवर कर सकता है उसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, चाहे तो ए के ऊपर केस फाइल करके पैसे रिकवर कर सकता है। मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में जितनी भी प्रायर पार्टीज हैं वो सारी इंडिविजुअली भी लायबल है और सीवियरली भी लायबल है, ज्वाइंटली भी लायबल है और इंडिविजुअली भी लायबल है, राइट। तो इसलिए कहा गया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि डिलीवरी, कहता है डिलीवरी वो भी कैसी? ट्रांसफरेबिलिटी, वो भी फ्री फ्रॉम प्रीवियस इक्विटी। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स अ वैलिड टाइटल इवन इफ द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर इज नॉट गुड या नॉट वैलिड। अब जी सबसे पहले चीज हम होल्डर इन ड्यू कोर्स ही देख लेते हैं कि होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या डिफरेंस है। हाँ जी, अब यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया, कहता है बी भी तो होल्डर है, सी भी तो होल्डर है, होल्डर तो सारे ही है, जिसके हाथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वही होल्डर, तो बी को भी होल्डर कंसीडर किया जाएगा, सी को भी होल्डर कंसीडर किया जाएगा, डी को भी होल्डर कंसीडर किया जाएगा। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स और होल्डर में इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जी सेक्शन 8 ने हमें कहा कि होल्डर का मतलब क्या है। कहता है जी अ पर्सन इज द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हु इज एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम। तो भैया यहां पर बी एंटाइटल्ड था इन हिज ओन नेम टू क्लेम द मनी, तो बी क्या है? होल्डर। सी एंटाइटल्ड था इन हिज ओन नेम टू क्लेम द मनी, क्यों? क्योंकि बी ने वही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या तो मेयर डिलीवरी के थ्रू सी को ट्रांसफर कर दिया या फिर एंडोर्स कर दिया सी के नाम पर, तो सी भी क्या है? होल्डर। इसी तरह डी भी क्या है? होल्डर, क्योंकि डी अपने नाम में एंटाइटल्ड था पैसे क्लेम करने के लिए, राइट। तो जी इसने कहा कि हु इज एंटाइटल्ड
in his own name to the possession of the instrument and दो कंडीशन है याद रखिएगा, यहाँ एंड है और नहीं है, कहता टू द पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड टू रिकवर और रिसीव इट्स अमाउंट फ्रॉम द पार्टीज देयर टू। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन कंप्लाई नहीं हो रही तो भैया फिर वो बंदा होल्डर नहीं कहलाएगा। तो पहली कंडीशन क्या है, टू द पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और दूसरी एंड टू रिकवर और रिसीव इट्स अमाउंट फ्रॉम द पार्टीज देयर टू। इट इज नॉट एवरी पर्सन इन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हु इज होल्डर। ध्यान से देखिए, इट इज नॉट एवरी पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हु इज द होल्डर। टू बी अ होल्डर पर्सन मस्ट बी नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट। कैसे? कहता है चाहे जो इनिशियली चेक काटा गया था, वो चेक काटा गया था इनिशियली किसके नाम पर, कहता है जी इनिशियली तो नाम काटा टीच लेन के नाम पे चेक काटा गया था, लेकिन बाद में उसे एंडोर्स कर दिया गया किसके नाम पर, राम के नाम पर, फिर एंडोर्स कर दिया गया किसके नाम पर, श्याम के नाम पर। तो स्पेसिफिकली राम का नाम भी इंस्ट्रूमेंट पर लिखा हुआ है, श्याम का नाम भी इंस्ट्रूमेंट पर लिखा हुआ है। तो वही चीज कहने की कोशिश की जा रही है कि टू बी अ होल्डर पर्सन मस्ट बी नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट, चाहे एज ए पेई या एंडोर्सी, और ही मस्ट बी द बियरर देयरऑफ। बियरर का मतलब कि जिसके हाथ में उसी का धारक, सिंपल सी बात। अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड द पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बाय थेफ्ट और अंडर अ फोर्स्ड एंडोर्समेंट। फोर्स्ड का मतलब जाली साइन किए किसी ने, तो जाली साइन करके किसी ने आपको दे दिया। फोर्स्ड एंडोर्समेंट की बात कर रहा हूं मैं, एंडोर्समेंट की बात की जा रही है। डिफरेंस क्या है, कहता है जी ये जो चेक है, अगर मान के चलो यहां पर दीपक दास के साइन है, अगर यही फोर्स्ड है, एंडोर्समेंट फोर्स्ड नहीं है, कहता है जो ओरिजिनल ड्रॉर है चेक का वही फोर्स्ड है, यहां पर साइन ही जाली है, तो दिस चेक इज एब्सोल्युटली इनवैलिड। क्योंकि फोर्स्ड डॉक्यूमेंट का मतलब है कि डॉक्यूमेंट कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं, और जो कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं उसको ना ठीक किया जा सकता, उसमें ना कोई गलती हो सकती, सिंपल सी बात। लेकिन अगर मैं एंडोर्समेंट की बात करूं कि इनिशियली जो साइन हुए थे वो तो बिल्कुल सही किए थे बंदे ने, बाद में उसने दे दिया राम को, मतलब टीच लेन ने दे दिया राम को, ठीक है, तो यहां टीच लेन के साइन भी बिल्कुल वैलिड है। लेकिन फिर किसी ने फोर्स्ड एंडोर्समेंट कर दी राम के नाम पर, और किसको पेएबल दिखा दिया, शाम को। मान के चलो किसी को पा गया चेक और उसको लगता है यार मेरे पास श्याम नाम से अकाउंट अवेलेबल है, तो उसने फोर्स्ड एंडोर्समेंट कर दी राम के, फोर्स्ड साइन फोर्स्ड कर दिए और किसको पेएबल दिखा दिया, शाम को। ये फोर्स्ड एंडोर्समेंट की बात कर रहा हूं मैं, राइट। इनिशियल डॉक्यूमेंट ही अगर फोर्स्ड साइन है उस पर ही, तो डॉक्यूमेंट ही बिल्कुल इनवैलिड हो गया। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, फोर्स्ड डॉक्यूमेंट का मतलब डॉक्यूमेंट कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं। लेकिन डॉक्यूमेंट एग्जिस्टेंस में आया, बाद में एंडोर्समेंट फोर्स्ड हो गई, तो उस केस में सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो यहां पर कहा गया जी a person who has obtained the possession of an instrument by theft or under the forced endorsement is not a holder as he is not entitled to recover the instrument। तो यहां पर होल्डर की डेफिनेशन से बंदा बाहर हो गया। क्यों बाहर हो गया होल्डर की डेफिनेशन से? क्योंकि दो चीजें जरूरी है, पोजेशन के साथ साथ द पर्सन मस्ट बी एंटाइटल्ड टू रिकवर और रिसीव इट्स अमाउंट, राइट। तो जिसने चोरी करके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसके हाथ में आया है उसके पास पोजेशन तो है, लेकिन चोर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट, लीगली नॉट एंटाइटल्ड। तो इसका मतलब अगर किसी के हाथ में चोरी वाला या फोर्स्ड एंडोर्समेंट की वजह से पोजेशन आया किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, तो उसे हम होल्डर कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक। अब एग्जांपल को वापस लेते हैं। क्या बी के पास ये जो चेक आया था चोरी करके आया था? द आंसर इज नो। बी के नाम पे जो चेक इशू किया गया था, क्या वो फोर्स था? द आंसर इज नो। ए ने अपनी मर्जी से बी के नाम पर चेक इशू किया था और बी की इंटेंशन थी कि भाई ए को सामान देना, बाद में नहीं दिया वो बात अलग है, बट बी को ए को सामान देना था, तो यहां पर बी क्या है? होल्डर।
अगर बी एक्चुअल में ए को सामान भी दे देता तो बी क्या बन जाता, होल्डर इन ड्यू कोर्स। अगर बी ए को सामान भी दे देता तो फॉर कंसीडरेशन बी उस चेक को होल्ड कर रहा था, बी के नाम पर चेक था, बी के पास हक था रिकवर करने का पैसे। फॉर कंसीडरेशन अगर बी उसे होल्ड कर रहा है तो बी क्या बन जाता, सिर्फ होल्डर नहीं, होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस यही है, द पर्सन हु फॉर consideration obtains possession of a negotiable instrument, right? The payee or endorsee thereof, अगर bearer instrument की बात करें तो who for consideration obtains the possession। लेकिन अगर हम account पे चेक की बात करें या endorse चेक की बात करें तो payee or endorsee if payable to order before the maturity and without having sufficient cause to believe that any defect existed in the title of the person from whom he derived his title। यहां पर डिफेक्ट आ गया, बी ने अपना टाइटल ए से डिराइव किया था उस चेक में, लेकिन बी के केस में डिफेक्ट आ गया कि बी ने फॉर वैल्यू वो चेक लिया था बट वैल्यू ए को दी नहीं। तो बी होल्डर तो है बट नॉट इन होल्डर इन ड्यू कोर्स। लेकिन कहता है जी सी ने बी को सामान दिया तो सी ने उसी चेक को होल्ड किया फॉर वैल्यू फॉर कंसीडरेशन। डी ने सी को सामान दिया तो डी ने उसी चेक को होल्ड किया फॉर कंसीडरेशन। तो जी सी क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। डी क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। लेकिन बी क्या है, सिर्फ होल्डर। अब डी से ये जो चेक है ये गुम हो गया और मिल गया एक्स को। तो एक्स के पास जो चेक है वो क्या है, एक लॉस्ट चेक। तो एक्स की पोजेशन में तो है ये चेक बट एक्स इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव द मनी ऑन द बेसिस ऑफ दिस चेक। तो एक्स क्या है, क्या होल्डर है? द आंसर इज नो। क्या होल्डर इन ड्यू कोर्स है? द आंसर इज नो, राइट। तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स और जिस पर्सन के पास गलत मीडियम के थ्रू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उस पर्सन में। अब अगर यहां पर देखो, द होल्डर इंप्लाइज डी जोरे। डी जोरे का मतलब एक्चुअल होल्डर इन लॉ हु इज होल्डिंग द इंस्ट्रूमेंट एज पर लॉ, लीगली होल्ड कर रखा है जिसने, नॉट द डी फैक्टो। वो बंदा नहीं जिसने सिर्फ होल्ड किया हुआ है, चाहे उसके पास लीगल अथॉरिटी है या नहीं होल्ड करने की। एन एजेंट होल्डिंग एन इंस्ट्रूमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एन एजेंट होल्डिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रिंसिपल। तो एजेंट ने अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पर इंस्ट्रूमेंट होल्ड कर रखा है तो होल्ड तो एजेंट ने भी कर रखा है, बेचारे ने चोरी भी नहीं करी, फोर्स्ड भी नहीं किया हुआ, अपने प्रिंसिपल के बेसिस पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होल्ड कर रखा है। तो कहता है कि तब भी उसे होल्डर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ही इज नॉट एंड लीगली, वो पोजेशन ले सकता है अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर, पोजेशन ले सकता है, बट ही इज नॉट एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम टू रिसीव या रिकवर द मनी। वो एंटाइटल्ड है किसके नाम पर पैसा रिकवर करने के? प्रिंसिपल के नाम पर। अपने नाम पे तो रिसीव नहीं कर सकता, रिकवर नहीं कर सकता। तो इवन ही इज होल्डिंग द चेक वैलिडली, लीगली, स्टिल ही इज नॉट होल्डर बिकॉज ये सेकंड कंडीशन हमारी पूरी नहीं हो रही, ये वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही, राइट। होल्डर इन ड्यू कोर्स में मेन चीज क्या है, कहता है फॉर कंसीडरेशन। ठीक है, अगर आपने कोई चीज होल्ड की हुई है बट विदाउट कंसीडरेशन, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपने होल्ड किया है बट विदाउट कंसीडरेशन, तो यू मे बी द होल्डर बट नॉट द होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है जी, ही मस्ट बी द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो हर होल्डर इन ड्यू कोर्स पहले क्या होगा, होल्डर। He should have obtained the instrument for value or consideration. Most important element. He should have obtained the instrument for value or consideration. He must have obtained the negotiable instrument before maturity. The instrument should be complete and regular on the face. ठीक है, ये चीज ठीक है। अच्छा, ये most important essential कि he have taken the negotiable instrument in good faith, bona fide. ठीक है जी। तो यही चीज यहां पर कही गई कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब जहां पर होल्डर इन ड्यू कोर्स को जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिलेगा तो होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल वैलिड होगा, चाहे प्रीवियस होल्डर्स का टाइटल वैलिड था या नहीं था।
इसका मतलब प्रीवियस इक्विटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रीवियस टाइटल से, प्रीवियस ओनरशिप से, प्रीवियस प्रॉपर्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसको? होल्डर इन ड्यू कोर्स को। ठीक है जी। Thus negotiable instrument is an exception to the general rule. General rule क्या है? Nemo that quod non habeat, which means no one can pass a better title than what he himself has. जैसे कार का हमने एग्जांपल लिया कि अगर कार चोरी की है तो चाहे सामने वाले ने फॉर कंसिडरेशन परचेज की है कार, गुड फेथ में परचेज की है, बोनाफाइडली परचेज की है, लेकिन फिर भी वो कार हमेशा चोरी की ही कहलाएगी, क्योंकि चोर आपको अपने से बेटर टाइटल पास ऑन नहीं कर सकता, तो चोरी की चीज हमेशा चोरी की रहेगी। बट कहता है इन केस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अ बोनाफाइड ट्रांसफरी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसिडरेशन विदाउट नोटिस ऑफ एनी डिफेक्ट ऑफ टाइटल acquires the instrument free of any previous defect. It means he acquire a better title than that of the transferor. ठीक है जी। और यही एक्चुअल में लॉ में तो डिफाइन किया नहीं हुआ। अब जी लॉ ने क्या कहा कि ये एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल है? कहता है जी ये एक्ट तो बस ये 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एप्लीकेबल है और किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकते, इन 3 को छोड़ के कोई भी। तो यहाँ क्लियर कट लिखा गया है, द एक्ट नाइदर कंसीडर्स नॉर अफेक्ट द कस्टम और लोकल यूजेस रिलेटिंग टू एन इंस्ट्रूमेंट इन ओरिएंटल लैंग्वेज। जो कस्टमरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चलते हैं या आपके व्यापार में, आपके बाजार में, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में वहां के कस्टम के अकॉर्डिंग जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, कहता है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। बट एक्ट के प्रोविजंस उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। एक्ट की नजरों में सिर्फ दुनिया में 3 ही तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक, राइट। Therefore the provisions of this act are not applicable on हुंडी। हुंडी मतलब वही जो कस्टमरी या लोकल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये एक्ट ये नहीं कह रहा कि इन 3 के अलावा और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हो सकते। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जा सकता है। बस इस एक्ट के प्रोविजंस 3 के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, बाकियों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसका मतलब अगर आपके बाजार में, आपके व्यापार में जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चलता है तो वहां के कुछ कायदे कानून भी होंगे लोकल, ओरिएंट मतलब जो वहां पर ओरिएंटल लैंग्वेज में बनाए गए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, तो बाजार के अपने खुद के कुछ कायदे कानून होंगे, उन्हीं कायदे कानून के हिसाब से आप उनके साथ डील कर सकते हो। लेकिन जब बात आएगी प्रोमिसरी नोट की, जब बात आएगी बिल ऑफ एक्सचेंज की, जब बात आएगी चेक की, तो सिर्फ आपके बाजार के कायदे कानून नहीं चलेंगे, इस एक्ट के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है जी। तो यहां पर इन्होंने क्या कहा, ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ लोकल या कस्टम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो नोन एज हुंडी आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस एक्ट। अब जी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब कहता है अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बी डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब टाइटल, in which is acquired by anyone who takes it bona fide, anyone who takes it bona fide for value, notwithstanding, in spite of anything, any defect of the title in the person from whom he took it। तो जी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज प्रिज्यूम्ड। अगर सबसे लास्ट में दिखाऊं तो हमें कुछ प्रिजम्पशन दे रखे चैप्टर के सबसे लास्ट में, हमें कुछ प्रिजम्पशन दे रखी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के केस में कुछ प्रिजम्पशंस मान के चली जाती है। तो जी सबसे पहली प्रिजम्पशन क्या है, एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज मेड और ड्रॉन फॉर कंसीडरेशन। मान के चला जाएगा कि अगर सामने वाले के हाथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो उसने फॉर कंसीडरेशन ही वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्वायर किया होगा। या आपको प्रूव करना है कि भैया नहीं उसने फॉर कंसीडरेशन एक्वायर नहीं किया, उसने तो फोर्स्ड एंडोर्समेंट के थ्रू एक्वायर किया या गुम हो गया था तो सामने वाले ने उठा लिया है। ठीक है, एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैविंग अ डेट। अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है, द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये मान के चला जाएगा, अगर वो एक्चुअल में होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। जैसे यहां पर
अगर बी ए के अगेंस्ट कोर्ट में जाता है तो ये प्रूव करेगा ये कि बी इज ओनली द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बट नॉट होल्डर इन ड्यू कोर्स बिकॉज बी हैज नॉट प्रोवाइडेड एनी वैल्यू फॉर दिस चेक। अदरवाइज कोर्ट तो मान के चलेगी कि भैया ये कुछ प्रिजम्पशंस तो लेके चला जाता है। तो वही चीज यहां पर कही जा रही है कि holder of the instrument is presumed to be the owner, holder in due course, right? They are freely transferable. The holder in due course gets the instrument free from all defects of the title of any previous holder. The holder in due course is entitled to sue on the instrument in his own name. और इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफरेबल टिल मैच्योरिटी, जैसे चेक के केस में चेक कितने टाइम के लिए वैलिड होता है, 3 मंथ्स के लिए, उसके बाद स्टेल हो जाता है। तो जब तक मैच्योर नहीं होता इंस्ट्रूमेंट तब तक के लिए वो वैलिड है। ठीक है जी, यहां तक बताइए। अच्छा ये पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, उसके बाद पूछूंगा। अ होल्डर इन ड्यू कोर्स इज इन अ प्रिविलेज्ड पोजीशन, क्यों? ही इज नॉट हिमसेल्फ ओनली हिमसेल्फ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ऑल द डिफेक्ट्स ऑफ द पर्संस फ्रॉम whom he received the instrument। कहता है वो सिर्फ खुद डिफेक्टेड नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है, जैसे यहां पर सी सिर्फ खुद प्रोटेक्टेड नहीं है बल्कि सी होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो आगे के जितने भी लोग हैं वो सारे प्रोटेक्टेड है। अब यहाँ पर एक्स की प्रोटेक्शन नहीं है क्योंकि एक्स ने तो एक्स एक्चुअल में होल्डर ना होल्डर है ना होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो एक्स इज नॉट प्रोटेक्टेड बट डी इज प्रोटेक्टेड। चाहे बी का टाइटल डिफेक्टिव था स्टिल डी इज प्रोटेक्टेड क्योंकि डी ने किससे रिसीव किया? होल्डर इन ड्यू कोर्स से रिसीव किया, एज होल्डर इन ड्यू कोर्स रिसीव किया है, राइट। फ्रॉम whom he received the instrument as current coin, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, 4 लाख का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। लोग की इंटेंशन ही यही है कि एक तरह से करेंसी की तरह काम करे वो, ऐसा ना हो कि पैसा डेड हो जाए सामने वाले का, अगर वो चाहे तो उसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पर आगे से सामान खरीद सके। but also serve as the channel to protect all subsequent holders. A holder in due course can recover the amount of the instrument from all previous parties, although as the matter of fact no consideration was paid by some of the previous parties to the instrument। although as the matter of fact कहता है कुछ पार्टीज ने चाहे उसके बदले कंसिडरेशन दी भी नहीं, या फिर डी का बी से या ए से कोई लेना देना नहीं था, बट अगर डी होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो सी पर भी केस फाइल कर सकता है, बी पर भी केस फाइल कर सकता है, ए के ऊपर भी केस फाइल कर सकता है मनी रिकवर करने के लिए। Once an instrument passes through the head of holder in due course, ये दोबारा से परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट हो गया। कहता है इट इज पर्ज्ड ऑफ ऑल द डिफेक्ट, सारे डिफेक्ट खत्म हो गए इंस्ट्रूमेंट के। इट इज लाइक करंट कॉइन, whoever takes it can recover the amount from all the parties previous to such holder। ठीक है जी, अब यहां तक बताइए कोई डाउट हो तो किसी को। बी क्या बन गया? बेटा कार के केस में वंस अ टाइटल इज डिफेक्टिव ऑलवेज अ टाइटल इज डिफेक्टिव। ये एक्सेप्शन सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को दी गई है। सिर्फ हाँ, यही तो बताया जा रहा है कि ये जो प्रिविलेज दी गई है वो सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को दी गई है कि अगर किसी ने बोनाफाइडली गुड फेथ में फॉर कंसीडरेशन अगर किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्वायर किया है उसे होल्डर इन ड्यू कोर्स कंसीडर किया जा सकता है। तो प्रीवियस किसी के टाइटल में कोई भी डिफेक्ट हो, कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी किसी चीज में हाँ, चेन ताकि खराब ना हो, और अगर चेन खराब नहीं होगी तभी लोग उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पर काम करेंगे।
अदरवाइज अगर मुझे आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देते हैं और मुझे कहीं भी मन में डाउट है कि पता नहीं यार इसके बेसिस पर मैं आगे से सामान ले सकता हूँ नहीं ले सकता, तो मैं मना कर दूं भैया मुझे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, फिर तो मार्केट के अंदर वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट खत्म ही हो जाएगा ना। व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? बेसिकली इट इज अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जिसके बेसिस पर मार्केट में क्रेडिट ट्रांसफर कर रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास। हाँ जी। अब केस आता है कि एक्स का केस, हमने कहा भैया उससे गुम हो गया, डी से गुम हो गया और किसको मिला? एक्स को मिला, तो बेसिकली लॉस्ट चेक मिला। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिएगा, when a negotiable instrument has been lost or has been obtained by the means of an offense, जोर जबरदस्ती से, छीना झपटी में या फ्रॉड से, or for an unlawful consideration, no possessor or endorsee who claims through the person who found or obtained the instrument is entitled to receive the amount due thereon from such maker। तो अगर X से किसी ने X से किसी ने वो चेक लिया, Y ने वो चेक लिया, तो कहता है Y के पास कोई लीगल राइट नहीं है उस पैसे को रिकवर करने का। कहता है जी ए से या बी से या सी से या डी से। क्यों? क्योंकि एक्स ना होल्डर है ना होल्डर इन ड्यू कोर्स। लेकिन अगर पूरी लाइन पढ़े, अगर पूरी लाइन पढ़े तो लास्ट में क्या लिखा गया? अनलेस वाई इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, अनलेस वाई इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो घुमा फिरा के फिर बात क्या आ गई कि अगर वाई होल्डर इन ड्यू कोर्स है, वाई ने एक्स से वो चेक लिया फॉर वैल्यू बोनाफाइडली इन गुड फेथ, तो वाई दोबारा से कोर्ट में जाके खड़ा हो सकता है, भैया मुझे क्या पता कि एक्स को ये चेक मिला है या एक्स ने ये चेक एक्वायर किया है लॉफुली, लेकिन ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसके बेसिस पर मैंने एक्स को सामान दिया है, तो मुझे तो पैसे चाहिए। एक्स से दिलवाओ, डी से दिलवाओ, सी से दिलवाओ, बी से दिलवाओ, ए से दिलवाओ, आई डैम केयर। ठीक है, तो कुल मिलाकर अल्टीमेटली चाहे टेक्निकली एक्स को हम होल्डर नहीं बोल सकते, लेकिन वैसे कहा जाए तो देखा जाए तो एक्स एक्चुअल में क्या बन गया? चाहे टेक्निकली नहीं बोल सकते, डेफिनेशन अलाउ नहीं कर रही एक्स को होल्डर बोलना, लेकिन वाई को तो होल्डर इन ड्यू कोर्स बना दिया ना। अगर वाई ने फॉर कंसिडरेशन इन गुड फेथ बोनाफाइडली एक्स से वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्वायर किया है तो। ठीक है जी, तो इसका मतलब यहां देखिए ये होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया, तो चाहे बीच में एक चोर था, चाहे बीच में एक चोर था, स्टिल कहता है वाई के पास तो सबसे पैसे रिकवर करने की ऑप्शन है। अब आते हैं फोर्स्ड एंडोर्समेंट के केस में। मैंने आपको क्या बताया कि अगर इनिशियल डॉक्यूमेंट ही फोर्स्ड है, जैसे चेक जब इशू किया गया तो वो ही फोर्स्ड है। मान के चलिए बॉस की चेकबुक थी, एम्प्लॉई ने साइन कर दिए, तो भैया चेक ही फोर्स्ड है, इनिशियल इंस्ट्रूमेंट ही फोर्स्ड है। तो भैया फोर्स डॉक्यूमेंट इज इक्वल टू नो डॉक्यूमेंट। लॉ कहता है फोर्स डॉक्यूमेंट की कभी एग्जिस्टेंस हुई ही नहीं, वो कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं। जब वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं आया तो ना उसके अंदर कुछ अच्छा हो सकता ना बुरा हो सकता। किसी भी चीज में अच्छाई या बुराई तब निकाली जाएगी जब वो चीज दुनिया की नजरों में एग्जिस्टेंस में आई हो। जो चीज दीपक दास ने साइन ही नहीं करी, जो इंस्ट्रूमेंट दीपक दास ने बनाया ही नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट दुनिया में आया ही नहीं, और आया ही नहीं तो कहता है उसके बेसिस पर कोई लीगल क्लेम नहीं बनता किसी के पास। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट दुनिया में आ चुका, इनिशियल साइन थे वो ओरिजिनल पर्सन ने ही किए थे,
बाद में फोर्स्ड हुआ है, जैसे मैंने कहा कि राम के साइन किसी ने फोर्स्ड कर दिए और एंडोर्स कर दिया पे टू श्याम, राइट, बाद में फोर्स हुआ है, तो उस केस में कहता है जी अगर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बियरर है, आपको यहां पर दो एग्जांपल लेने हैं, अगर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बियरर है, बियरर, अब बियरर इंस्ट्रूमेंट पे तो किसी का भी नाम नहीं लिखा होता ना, वो तो क्या होता है, जिससे मैं चेक की बात करूं, सेल्फ का चेक है, किसी का नाम थोड़ी ना लिखा हुआ है, तो सेल्फ के चेक में तो भैया जिसके हाथ में चेक है उसी के हाथ में माना जाएगा, राइट। तो अगर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बियरर है या फिर जो लास्ट एंडोर्समेंट है वो ब्लैंक है, मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट एंडोर्समेंट ब्लैंक हो, जैसे कि इस केस के अंदर अगर हम मान के चलते हैं राम के साइन कर दिए और बस राम का नाम लिख दिया और ये नहीं लिखा कि किसके नाम पर एंडोर्स किया गया है, तो जी ये जो यहां पर आ गया ब्लैंक, तो ये चेक क्या बन गया, बियरर बन गया, ये चेक क्या बन गया, अब बियरर बन गया, क्यों, लास्ट एंडोर्समेंट क्या हो गई, ब्लैंक, एंडोर्स तो किया गया लेकिन किसके नाम पर किया गया ये नहीं लिखा गया, तो ये चेक बन गया बियरर, राइट। तो कहता है या तो चेक का एग्जांपल से समझा रहा हूं, या तो चेक इनिशियली बियरर है, सेल्फ का चेक है, या शुरुआत में अकाउंट मतलब नाम लिखा हुआ था, बाद में उसको एंडोर्समेंट ब्लैंक कर दी गई, तो इट कैन बी नेगोशिएटेड by mere delivery, right, and the holder derives his title independent of the forced endorsement, holder derives its title independent of the forced endorsement, इसका मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट बियरर है तो चाहे एंडोर्समेंट फोर्स्ड है तब भी अगर आप होल्डर इन ड्यू कोर्स हो तो यू कैन क्लेम द मनी। For example, bill is endorsed, pay A or order. A endorsed it blank, तो लास्ट एंडोर्समेंट क्या हो गई, ब्लैंक, तो इंस्ट्रूमेंट क्या बन गया, बियरर, एंड इट कम्स टू द हैंड ऑफ बी हु सिंपली डिलीवर्स इट टू सी, तो सी ने क्या किया, कहता है जी सी ने फोर्ज कर दिए बी के साइन, मतलब सी को पा गया, वो बी से गुम हो गया, सी को पा गया, तो सी ने बी के नाम पर फोर्स्ड एंडोर्समेंट शो कर दी, मतलब बी के गलत साइन मार दिए, झूठे साइन मार दिए और डी के नाम पर एंडोर्स कर दिया, ठीक है। Here D as the holder does not derive his title through the forced endorsement of B, though through the genuine endorsement of A, ठीक है। तो इन्होंने ये सिंपल सी बात कह रहे हैं, कहता है जी शुरुआत में जब चेक बनाया गया तो चेक पे क्या कहा गया, किसको पे करना है, लेट्स से इसमें लिखा गया पे टू ए, उसके बाद फिर चेक के बैक पर ए ने क्या कर दिया, ब्लैंक एंडोर्समेंट, मतलब ए ने अपना नाम लिखा, साइन कर दिए, अब ये क्या हो गई, ब्लैंक एंडोर्समेंट, तो इसका मतलब ये चेक क्या बन गया, बियरर, पहले चेक नेम्ड था अब क्या बन गया ये बियरर, तो कहता है जी ए ने बी को दे दिया बियरर चेक, बी से गुम हो गया, किसे मिल गया, सी को, तो सी ने क्या किया, उसी चेक को एंडोर्स कर दिया डी के नाम पर और साइन मार दिए बी के, सी ने साइन मारे बी के तो फोर्स्ड हो गया, राइट। तो कहता है डी यहां पर पैसे क्लेम कर सकता है, सी की वजह से नहीं, बी की वजह से नहीं, बल्कि ए की वजह से, राइट। कहता है here D as the holder does not derive his title through the forced endorsement of B, B की forced endorsement से D को टाइटल नहीं मिला, बट टाइटल मिला है through the genuine endorsement of A and can claim the payment from any parties to the instrument in spite of the intervening forced endorsement। तो जी कुल मिला के आपको क्या याद रखना है कि अगर एक बार इंस्ट्रूमेंट बियरर हो गया, चाहे वो इनिशियली बियरर था या बाद में ब्लैंक एंडोर्समेंट की वजह से बियरर हो गया इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद अगर उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर फोर्स्ड एंडोर्समेंट भी की जाती है तब भी होल्डर कैन क्लेम द मनी, ठीक। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट
फुली एंडोर्स्ड है। फुली एंडोर्स्ड का मतलब जहां पर पूरा नाम लिखा गया हो, पे टू ए। अभी क्या है ये? फुली एंडोर्स्ड। ठीक है। इट कैन नॉट बी नेगोशिएटेड एक्सेप्ट बाय एन एंडोर्समेंट। अब जी ये नेगोशिएट नहीं किया जा सकता जब तक, ये नेगोशिएट नहीं किया जा सकता जब तक ए इसे एंडोर्स ना करे। जब तक ए इसे एंडोर्स ना करे। यहां पर ए ने साइन मार के ब्लैंक छोड़ दिया था, तो ए ने खुद ने इसे बियरर बना दिया। यहां पर अगर ए साइन मार के ब्लैंक छोड़ते तो पहले वाला एग्जांपल, लेकिन ए के हाथ से गुम हो जाए और बी को पा जाए, और बी उस इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स कर रहा है फोर्स्ड। बी ने क्या किया? ए का नाम लिखा, नीचे साइन मारे और लिख दिया पे टू एक्स। कहता है ये साइन ए ने नहीं मारे हुए, इंस्ट्रूमेंट बियरर भी नहीं है, तो उस केस के अंदर दस इफ एन इंस्ट्रूमेंट बी नेगोशिएटेड बाय मींस ऑफ फोर्स्ड एंडोर्समेंट, तो यहां क्लियर कट कहा गया। हम्म नहीं देने पड़े, किसी को भी नहीं देने पड़ेंगे। यहां पर क्या था? पे टू ए। ध्यान से सुनो, जब पे टू ए लिखा गया तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर कंप्लीट अथॉरिटी किसकी चली गई? ए की। अब या तो ए इसे ब्लैंक साइन करे तो बियरर बन जाएगा, लेकिन अगर ए इसे ब्लैंक साइन नहीं कर रहा, ए के नाम पर कोई और साइन कर रहा है, ए ने यहां ब्लैंक साइन नहीं किए हुए लेकिन ए के नाम पर कोई और साइन कर रहा है, तो वो तो जब पे टू ए लिखा गया तो वो एक नया इंस्ट्रूमेंट बन गया। जैसे मैंने कहा ना, चेक इनिशियली दीपक दास ने साइन नहीं किया तो वो चेक कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया। इसी तरह अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये किस इक्विटी किसके हाथ में? ए के हाथ में, कंप्लीटली ए के हाथ में। जब तक ए साइन नहीं करेगा तब तक नया जो इक्विटी है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी, और जब नई इक्विटी एग्जिस्टेंस में आएगी ही नहीं तो उसमें क्या अच्छाई क्या बुराई। इसका मतलब अगर कोई ए के साइन फोर्ज करके उसे एंडोर्स करेगा तो ये जो बंदा एक्स है ये क्लेम नहीं कर सकता इस इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पर पैसे, राइट। इट कैन नॉट बी नेगोशिएटेड एक्सेप्ट बाय एन एंडोर्समेंट। इट कैन नॉट बी नेगोशिएटेड एक्सेप्ट बाय एन एंडोर्समेंट। Thus, if an instrument be negotiated by the means of forced endorsement, the endorsee acquires no title. X के पास कोई टाइटल नहीं होगा। Even though he be a purchaser for value and in good faith, for the endorsement is nullity, right? नलिटी का बड़ा सिंपल सा मतलब लेके चलना डॉक्यूमेंट के केस में, कि वो डॉक्यूमेंट मान के चला जाएगा कि इस स्टेज के बाद कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं, तो बाद की सारी चीज क्या होती जाएगी? नलिटी। लेकिन अगर यही पहली एंडोर्समेंट या मतलब लास्ट एंडोर्समेंट ब्लैंक हो जाती, बियरर बन जाता, तो बियरर का मतलब जिसके हाथ में उसी का, तो फिर तो ये मान के चला जाएगा भैया बी ने जो साइन करे हैं, मतलब किसे पता कि बी एक्चुअल में ओनर था या नहीं था, क्योंकि ये तो सेल्फ हो गया था ना, ब्लैंक हो गया था। तो बी ने जो साइन करे हैं और डी को एंडोर्स कर दिया, तो मान के चला जाएगा कि हो सकता है अथॉरिटी हो बी के पास। तो एक बार बियरर बन जाएगा फिर तो फोर्स्ड इंस्ट्रूमेंट भी, एंडोर्समेंट भी वैलिड हो जाएगी। लेकिन अगर बियरर नहीं है तो फोर्स्ड एंडोर्समेंट वैलिड नहीं है। बस यहीं तक इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी मानी जाएगी, उसके बाद सारा नलिटी माना जाएगा। ठीक है जी, कोई डाउट हो तो बताइए। चले आगे, आ जाओ जी। क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक बार फटाफट से फास्ट ट्रैक पे लेके चल रहा हूं। हाँ जी, कहता है जी हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस on to whom it is payable, based on when the payment is to be made, based on location या others। तो जी कुल मिलाकर कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को? कहता है जी प्रोमिसरी नोट की बात करें या बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें या चेक की बात करें, दे मे बी बियरर और मे बी ऑर्डर। बियरर भी हो सकते हैं, ऑर्डर भी हो सकते हैं। तो प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज पेएबल टू बियरर when it is expressed to be payable, so
एक्सप्रेस टू बी पेबल सो का मतलब, अब एग्जांपल्स देखते रहिए साथ साथ। यहां पर हर वर्ड को बड़े ध्यान से देखिएगा। ओके, हाँ जी, हर वर्ड को बड़े ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है? ऑन प्रेजेंटमेंट पे द बियरर। तो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही लिख दिया ना, पे द बियरर। अगर हमने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही पे द बियरर लिख दिया तो ये पहली वाली कंडीशन, व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड टू बी सो पेएबल। या फिर जैसे मैंने आपको समझाया कि इफ द लास्ट एंडोर्समेंट इज ब्लैंक एंडोर्समेंट, तो वो ऑटोमेटिकली इंस्ट्रूमेंट क्या बना देती है? बियरर। A person who is the holder of bearer instrument can obtain the payment of the instrument। जिसके हाथ में, bearer का मतलब धारक, जिसके हाथ में वही पेमेंट ले सकता है। दूसरा क्या है जी? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब कहता है जी, जैसे यहां पर हमने लिखा हुआ है, ऑन डिमांड पे मी और टू माई ऑर्डर। तो यहां पर ऑर्डर दे दिया ना कि बियरर को नहीं देना है, आइदर मी और टू माई ऑर्डर। किसने साइन किया? मिस्टर कचालू ने। या फिर एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट पे राम और टू हिज ऑर्डर, राइट। तो ये क्या हो गया? ऑर्डर्ड इंस्ट्रूमेंट। तो यहां पर एक्सप्रेसली लिख दिया, यहां पर एक्सप्रेसली लिख दिया। तो जी प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक इज मेड पेएबल टू ऑर्डर व्हेन which is expressed to be so payable, or which is expressed to be payable to a particular person and does not contain any words prohibiting the transfer or indicating an intention that it shall not be transferable, right। तो जहां पर हम एंडोर्समेंट के टाइम में, ये जो कह रहा है ना, ये कह रहा है जहां पर हम एंडोर्समेंट के टाइम पर स्पेसिफिकली लिख देते हैं पे टू मिस्टर ए, पे टू मिस्टर एक्स और इज ऑर्डर, राइट। दूसरी चीज विच इज पेएबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जब मैंने चेक में दिखाया था तो मैंने वहां शो किया था आपको कि या तो आप लिख सकते हैं पे टू मिस्टर राम और हिज ऑर्डर, या फिर आप लिख सकते हैं पे टू मिस्टर राम ओनली। तो हमने क्या लिखा? एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखा, टू हिज ऑर्डर भी हमने हटा दिया, एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखा। और इस पूरे बिल ऑफ एक्सचेंज में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि दिस इज नॉट नेगोशिएबल, क्योंकि अगर ये नॉट नेगोशिएबल हो गया फिर तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक तरह से नेगोशिएबिलिटी खत्म होगी उसकी, राइट। तो इसलिए इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा कि भैया एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन मिस्टर राम ओनली एंड डज नॉट कंटेन एनी वर्ड प्रोहिबिटिंग द ट्रांसफर। ट्रांसफर प्रोहिबिट नहीं कर रहा है, और इंडिकेटिंग एन इंटेंशन दैट इट शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल। क्यों? कहता है जी जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अगर आपने नॉन ट्रांसफरेबल लिख दिया, नेगोशिएबिलिटी खत्म कर दी उसकी, उसके बाद वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं रहा। जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा तो फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में भी क्लासिफाई नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। फिर हमने कहा जी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं या फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? कहता है जी एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इज वन विच इज आइदर ड्रॉन एंड मेड पेएबल इन इंडिया or drawn in India upon some person resident therein even though it is made payable in a foreign country। अब जी दो दोस्त थे मान के चलते हैं, या दो लोग थे, ए ने बी को प्रोमिस किया, तो प्रोमिसरी नोट बनाया। कहां बनाया? कहता है जी इंडिया में। बी भी कहां पर है? कहता है जी इंडिया में। आई प्रोमिस टू पे, कहां पर? कहता है जी जब कहीं नहीं लिखा हुआ इंडिया में बनाया गया तो प्रोमिस भी कहां करेगा पे करने के लिए?
कहता है जी इंडिया में। तो ये क्या हो गया, इनलैंड, राइट। तो पहली चीज क्या कही, ड्रोन एंड मेड पेएबल इन इंडिया। दूसरी चीज क्या कही कि ड्रोन इन इंडिया अपॉन सम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इवन दो इट इज मेड पेएबल आउटसाइड इंडिया। जैसे कि ए जाता है बैंक के पास कि जी मुझे तो यूएसए घूमने जाना है, यूएसए में मुझे लेट्स से $1 लाख लेके जाने हैं, लेकिन अगर मैं इंडिया से कैश लेके जाऊंगा तो बीच में चोरी का डर है, कटने फटने का डर है, राइट। तो बैंक ए को एक ट्रेवलर्स चेक बना के देता है, काइंड ऑफ डीडी। ये बैंक ए को एक ट्रेवलर्स चेक बना के देता है, काइंड ऑफ डीडी। और बैंक कहता है ठीक है जी, आप इसे कहां एनकैश करवा सकते हैं, हमारी यूएसए वाली ब्रांच में एनकैश करवा सकते हैं। तो जी कहां बनाया जा रहा है ये इंस्ट्रूमेंट, इंडिया में। ठीक है, किसके ऊपर बनाया जा रहा है इंस्ट्रूमेंट, अ पर्सन हु इज रेजिडेंट इन इंडिया, ए भी रेजिडेंट इन इंडिया, और जो ये बैंक की ब्रांच है जहां बनाया जा रहा है वो भी इंडियन रेजिडेंट है, चाहे पेबल कहां पर है, यूएसए में, राइट। तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। Since a promissory note is not drawn on any person, an inland promissory note is the one which is made payable in India। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर वर्ड यूज किया था promissory note, कि promissory note is always made payable in India, तभी इंडियन मतलब इनलैंड promissory note माना जाएगा। अगर promissory note आउटसाइड पेएबल है, बाहर इंडिया से, तो चाहे दोनों ही पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया तब भी वो फॉरेन promissory note माना जाएगा, मतलब फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कंसिडर किया जाएगा। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ये रूल चलेगा जो हमने पढ़ा, ये रूल बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में चलेगा, और प्रोमिसरी नोट के केस में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, डीडी क्या है, डीडी भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। चेक क्या है, चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, राइट। और प्रोमिसरी नोट के केस में कहता है जी पर्सन भी रेजिडेंट होने चाहिए और पेबल भी इन इंडिया होने चाहिए, तभी वो इनलैंड माना जाएगा, नहीं तो फॉरेन। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है उसी इंस्ट्रूमेंट को क्या कंसीडर किया जाएगा, फॉरेन। हाँ जी, डिमांड इंस्ट्रूमेंट, डिमांड इंस्ट्रूमेंट का मतलब सबसे पहले वाला इंस्ट्रूमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, बिल ऑफ एक्सचेंज, अमाउंट 10,000 रुपए, प्लेस दिल्ली, डेट 1 जनवरी 2021, ऑन डिमांड, पे मी और टू माई ऑर्डर सम ऑफ ₹4 लाख फॉर वैल्यू रिसीव्ड। अभी हम लोग ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट लीगली वैलिड है या नहीं है, मैं सिर्फ अभी आपको ऑन डिमांड का मतलब, ऑन साइट का मतलब या एट साइट का मतलब, आफ्टर साइट का मतलब या टाइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। ठीक है नहीं है वो बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये वाला हम्म, अभी इन्होंने क्या कहा, ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब जब भी मांगे जाएंगे आपको देने पड़ेंगे, तो ये क्या है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ठीक, नीचे देखिए, एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट, एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट मतलब जब भी आपको ये इंस्ट्रूमेंट दिखाया जाएगा आपको पैसे देने पड़ेंगे। एट साइट जैसे ही इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाया जाएगा या जैसे ही आपके सामने इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट किया जाएगा आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये भी क्या हो गया, ऑन डिमांड ही तो हो गया कि जैसे ही इंस्ट्रूमेंट दिखाया जाएगा आपको पैसे देने पड़ेंगे, राइट। ये क्या है, 3 मंथ्स आफ्टर डेट, 3 मंथ्स आफ्टर डेट। तो यहां पर क्या ऑन डिमांड है, द आंसर इज नो। क्या एट साइट है, द आंसर इज नो। क्या ऑन प्रेजेंटमेंट है, द आंसर इज नो। यहां पर तो बकायदा टाइम दे रखा है, तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, टाइम इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, टाइम इंस्ट्रूमेंट।
तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट का मतलब अ प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड, क्या हो जाएगा वो, डिमांड। ठीक है, सच इंस्ट्रूमेंट कैन बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एनी टाइम, चेक इज ऑलवेज ऑन डिमांड, क्योंकि चेक तो जब भी आप बैंक में लेके जाएंगे उनको पैसे देने पड़ेंगे अगर आपका चेक वैलिड है तो, राइट। टाइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो गया, जहां पर एक टाइम हो, चाहे वो टाइम सर्टेन हो या अनसर्टेन हो। अनसर्टेन का मतलब क्या हो गया कि जैसे एक ही डेथ पर पैसे देने पड़ेंगे, तो पता नहीं ना एक कब मरेगा, तो मे बी अनसर्टेन, चाहे वो टाइम सर्टेन हो या अनसर्टेन हो। तो कहता है देयर फॉर अ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड और सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट। अब यहां पर ना बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं एग्जाम्स में, एट साइट मतलब ऑन डिमांड, आफ्टर साइट मतलब टाइम इंस्ट्रूमेंट आफ्टर साइट, दिखाने के 3 दिन बाद, दिखाने के 5 दिन बाद, राइट। ऑन स्पेसिफाइड डेट, भाई आपको 31 जनवरी को देने पड़ेंगे, या फिर ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन। तो ये सारे क्या हो गए, टाइम इंस्ट्रूमेंट, मतलब जहां पर हमें पता है टाइम कि भाई इस टाइम पर मिलेंगे या इस इवेंट के होने पे मिलेंगे या इस डेट को मिलेंगे, राइट। The expression after sight in the promissory note means that payment cannot be demanded on it unless it has been shown to the maker. After sight जैसे चेक है, चेक आप बिना दिखाए बैंक से पैसे नहीं ले सकते, तो चेक हमेशा क्या रहेगा, एट साइट, ऑन डिमांड, राइट, लेकिन दिखाना पड़ेगा। तो ऑन डिमांड तो है ही, साथ में एक्स एट साइट भी है, चेक दिखाओगे तभी पैसा मिलेगा, नहीं दिखाओगे तो पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है जी। हाँ जी, इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज द एक्सप्रेशन आफ्टर साइट मींस एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब अगर आपको कोई भी बिल भेजता है तो जब तक आप उस वो बिल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपके हाथ में ना बिल एक्सेप्ट करना ना करना, जब तक आप बिल एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक यू आर नॉट लायबल टू पे द मनी। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी है कि पहले बिल एक्सेप्ट किया जाएगा उसके बाद ही पैसे दिए जाएंगे, तो जब तक बिल एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक यू आर नॉट लायबल टू पे द मनी। तो आफ्टर साइट का मतलब क्या है, एक्सेप्टेंस। ठीक, अब यहां पर एक जनरल रूल में अभी समझाना चाह रहा हूं, जो हम डिस्कस कर चुके थे कि प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज शैल नॉट बी पेएबल टू द बियरर ऑन डिमांड। ये कौन कह रहा है, सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट। सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग गिवन इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कुछ भी दे रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज शैल नॉट बी पेएबल टू द बियरर ऑन डिमांड। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, प्रोमिसरी नोट शैल नॉट बी पेएबल टू द बियरर। पहली चीज, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज शैल नॉट बी पेएबल टू द बियरर ऑन डिमांड। और कहता है कि प्रोमिसरी नोट तो बियरर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज शैल नॉट बी बियरर ऑन डिमांड। इसका मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज मे बी ऑन डिमांड, बिल ऑफ एक्सचेंज मे बी ऑन डिमांड बट नॉट टू बियरर। टू बियरर ऑन डिमांड नहीं हो सकता, वैसे ऑन डिमांड हो सकता है। मतलब या फिर नेम्ड, नेम्ड बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डिमांड हो सकता है, ऑर्डर बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डिमांड हो सकता है, बट बियरर बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डिमांड नहीं हो सकता। ठीक, प्रोमिसरी नोट तो कहता है बियरर हो ही नहीं सकता, तो क्या प्रोमिसरी नोट ऑन डिमांड हो सकता है, कहता है यस, प्रोमिसरी नोट मे बी, प्रोमिसरी नोट मे बी ऑन डिमांड बट शैल नॉट बी बियरर। इसका मतलब प्रोमिसरी नोट हमेशा किसी ना किसी पर्सन के नेम पर ही बनाया जाएगा, बियर प्रोमिसरी नोट इज नॉट पॉसिबल। ये दो रूल अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। और अब बताइए कि जो ये एग्जांपल्स मैंने यहां पर बनाए हैं इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ठीक है, कौन सा गलत है।
पहले इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से देखिए, एक एक चीज और बताइए कि ये क्या लीगली वैलिड है या नहीं है। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से देखते हुए बताइए क्या ये लीगली वैलिड है या नहीं है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? पहली चीज देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट। पहले रूल सुनिए, सबसे पहले ये देखिए इंस्ट्रूमेंट है कौन सा, बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है। ठीक। दूसरी चीज, अमाउंट लिखी हुई या नहीं लिखी हुई, क्योंकि बिना अमाउंट के तो ना बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड ना प्रोमिसरी नोट वैलिड। तीसरी चीज, प्लेस एंड डेट इज मस्ट। प्लेस एंड डेट इज मस्ट। अगर ऑन डिमांड है तो उस केस में चलो फिर भी डेट ओमिट हो सकती है, लेकिन अगर टाइम इंस्ट्रूमेंट है तो प्लेस एंड डेट इज मस्ट। प्लेस क्या डिसाइड करने के लिए कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है या फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक। तीसरी चीज, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है तो अब ये देखिए क्या वो बियरर को इशू किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ऑन डिमांड इशू किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, वो सारी चीज आपको यहां से पता चलेगी। चौथी चीज कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर। एक ऑर्डर है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ सम। सर्टेन मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट पता होना चाहिए कितना सम मिलने वाला है। ठीक। फिर तीसरी चीज, जब बिल ऑफ एक्सचेंज है तो देयर मस्ट बी समवन हु हैज एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज। देयर मस्ट बी समवन हु हैज एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर बिल किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो देनदार कौन है पता ही नहीं। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया किसने है, तो ड्रॉर के साइन जरूरी है, कंपलसरी है। और बिल ऑफ एक्सचेंज क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट है तो स्टैंप इज मस्ट। सिर्फ चेक के केस में एग्जम्पशन है कि चेक के केस में स्टैंप नहीं होगी, बाकी हर केस में स्टैंप इज मस्ट। अब इन सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए बताइए कि क्या ये बिल ऑफ एक्सचेंज ठीक है या नहीं। ठीक है जी, ये एक कह रहा है कि नहीं है, दूसरा कह रहा है ठीक है। नहीं है। ये कह रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डिमांड नहीं हो सकते। बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी ऑन डिमांड अगर वो ऑर्डर पे है, तो बियरर को ऑन डिमांड नहीं हो सकता बिल ऑफ एक्सचेंज। तो कहता है जी ऑन डिमांड हो सकता है, पे टू मी और टू माई ऑर्डर, तो ये तो ऑर्डर वाला है, बियरर तो नहीं है, ये पार्ट भी करेक्ट है। सम असर्टेंड है, ये पार्ट भी करेक्ट है। फॉर वैल्यू रिसीव्ड, ये पार्ट भी करेक्ट है। कोई एक्सेप्टर है, ये पार्ट भी करेक्ट है, ये पार्ट भी करेक्ट है। हाँ वैलिड है। नहीं, पे मी यानी कि जिसने साइन कर रखे हैं, ड्रॉ। ठीक है। अगला बताइए। ये लाइन चेक कीजिए। हम्म मतलब साइन तो ठीक है, मान के चलिए साइन किए हुए हैं, नाम लिखा हुआ है तो साइन किए हुए हैं, मान के चलिए। ये लाइन चेक कीजिए, ये लाइन ठीक है। हम्म अब देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। ड्रॉर कौन है? किसने बनाया बिल ऑफ एक्सचेंज? कालू कचालू ने। लेकिन पेई कौन है?
राम। ड्रॉर कौन है? कचालू। पेई कौन है? राम। कैसे हो जाएगा? यहां तो ऑर्डर है ना, पे राम और टू इज ऑर्डर। ये बिल्कुल ठीक है। एट साइट या ऑन प्रेजेंटमेंट का मतलब क्या होता है? ऑन डिमांड में आपको बता ही चुका हूं। एट साइट या ऑन प्रेजेंटमेंट का मतलब ऑन डिमांड। मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू ये समझाना चाह रहा हूं कि पेई मे बी डिफरेंट फ्रॉम द ड्रॉर। पेई मे बी डिफरेंट फ्रॉम द ड्रॉर, हो सकता है। ठीक है। एक्सेप्टर मिस्टर आलू है, कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड। याद रहेगा, पेई मे बी डिफरेंट फ्रॉम द ड्रॉर, जिसने इंस्ट्रूमेंट बनाया है पैसे उसके अलावा किसी और को देने के लिए ऑर्डर दिया जा सकता है। ठीक, आ जाइए जी, अगला बताइए। जब तक आप सोचते हैं तब तक के लिए अपना माइक ऑफ रखा कीजिए। बाद में रिकॉर्डिंग्स में आप ही को आपकी तरफ की आवाजें सुनाई देगी। माइक सिर्फ तभी ऑन कीजिए जब आपको बोलना हो। 3 months आफ्टर डेट। डेट क्या है? 3 months आफ्टर डेट। ऊपर क्या लिखा हुआ है? बिल ऑफ एक्सचेंज। राम, यहां पर पे लिखना है, भूल गया, पे ऐड कर लो। पे राम और टू हिज ऑर्डर द सम ऑफ ₹4 lakh फॉर वैल्यू रिसीव्ड बाय श्याम। वैलिड है। और कोई? रोहित जी कह रहे हैं वैलिड है। इनवैलिड है। इनवैलिड का है, अच्छा ठीक है, इनवैलिड है। चलो जी, अंजू को वैलिड लग रहा है। और कोई? क्या कमी है इसके अंदर? टाइम इंस्ट्रूमेंट है। 3 months आफ्टर डेट पे राम और टू हिज ऑर्डर अ सम ऑफ 4 lakh अ सर्टेन समय, क्लियर कट ऑर्डर है। फॉर वैल्यू रिसीव्ड बाय श्याम। अब यहां पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको कि जी जो हमारे पास ड्रॉर है वो, और जो ड्रॉई है, सामान किसे मिला? शाम को। वो, और जो पेई है वो, और जो एक्सेप्टर है, चारों अलग अलग हो सकते हैं। एक्चुअल में चक्कर क्या था, फर्स्ट क्लास में ये एग्जांपल्स नहीं बना रखे थे मैंने, तो शायद कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रह गई। ये चारों अलग अलग हो सकते हैं। क्या दिक्कत है? आप मेरे से सामान परचेज करने आते हो, आप आते हो मुझसे सामान परचेज करने, मैंने बिल बनाया, आपको सामान दे दिया, ठीक है, बिल आपके घर पहुंचा दिया, आपके फादर ने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा यार मुझे पैसे राम के देने, बार की बार राम के नाम कोई ऑर्डर दे देता हूं, मैंने राम के नाम का ऑर्डर दे दिया।
क्या दिक्कत है? क्लियर है? आ जाइए, अगला बताइए, आप ध्यान से देखिएगा दोबारा। क्यों? क्यों इनवैलिड है? बियरर है। बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी बियरर ऑन डिमांड। तो बियरर भी है और ऑन डिमांड भी है, तो इट इज। अगला बताइए। टाइम इंस्ट्रूमेंट है, टाइम। ऑन डिमांड या टाइम इंस्ट्रूमेंट है, बट पेएबल टू बियरर है। टाइम इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू बियरर बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में अलाउड है। ऑन डिमांड पेएबल टू बियरर अलाउड नहीं है। यही तो चक्कर है एग्जाम। अगला बताइए। हाँ जी, तुषार जी कह रहे हैं प्रोमिसरी नोट बियरर हो ही नहीं सकता, चाहे वो टाइम इंस्ट्रूमेंट हो। चाहे वो टाइम इंस्ट्रूमेंट हो, पर प्रोमिसरी नोट कांट बी बियरर, तुषार जी कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर साइन सिर्फ एक ही पार्टी के जिसने प्रोमिसरी नोट बनाया है, दूसरे के साइन नहीं है। आई प्रोमिस टू पे द बियरर। पहली। हम्म। तो सिर्फ मेकर के साइन है, एक्सेप्टर के तो साइन ही नहीं है। आपको नहीं लगता एक्सेप्टर के भी साइन होने चाहिए? चलो, चलिए कितने लोग, छोड़ो, हैंड रेस कीजिए, कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि साइन होना कंपलसरी, हैंड रेस कीजिए। तुषार का हैंड रेस हुआ कि साइन होना कंपलसरी एक्सेप्टर का। हाँ, डेफिनेटली। अगर हर चीज में सही हो जाओगे तो फिर कोचिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, फिर तो सीधा एग्जाम्स में जाके बैठो। डेफिनेटली प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टर नाम की कोई चीज नहीं होती। आप प्रोमिस कर रहे हो दैट यू प्रोमिस टू पे सर्टेन अमाउंट एट अ सर्टेन डेट टू अ सर्टेन पर्सन, सामने वाला एक्सेप्ट करे जरूरी थोड़ी ना है। लेकिन जब हम बिल बनाते हैं तो जिसके नाम का बिल बनाया गया है कोई ना कोई एक्सेप्ट करे, तभी तो बिल डिमांड किया जा सकता है। जब कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो बिल कहां से डिमांड करेंगे? समझे? चलो, वो चीज ठीक है। और दूसरी चीज, प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी बियरर, ना ऑन डिमांड बियरर हो सकता, ना टाइम इंस्ट्रूमेंट बियरर हो सकता। प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी बियरर, बात खत्म। हाँ, अगला बताइए। प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी बियरर, ठीक है।
उससे अगला बताइए। क्या प्रोमिसरी नोट ऑन डिमांड हो सकता है? बट कैन नॉट बी बियरर। तो अगर वो प्रोमिसरी नोट इज पेबल टू सम पर्सन और टू हिज ऑर्डर, तो दैट इज वैलिड। ठीक है जी। बिल ऑफ एक्सचेंज, तो सेक्शन 5 ने डिफाइन किया हुआ है बिल ऑफ एक्सचेंज को। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, पहली कंडीशन, साइंड बाय द मेकर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉर, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, मतलब कोई ना कोई ड्रॉई होना चाहिए, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ। ओनली टू का मतलब पे टू ए ओनली, या पे टू ए और टू हिज ऑर्डर। अ सर्टेन पर्सन का मतलब कि ड्रॉर में बी द पेई और समवन एल्स में बी द पेई, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, राइट। हाँ जी, तो यहां पर ड्रॉर, द पर्सन हु ड्रॉ द बिल, ड्रॉई, द पर्सन ऑन whom the bill is drawn, acceptor, the one who accept the bill, generally drawee is the acceptor generally, right, but a stranger may accept it on behalf of the drawee, payee, one to whom the sum stated in the bill is payable, तो जनरली ड्रॉर ही पेई होता है, बट समवन एल्स में भी द पेई। तो इसका मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज में ये चार अलग अलग करेक्टर्स भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है दो या दो से ज्यादा रोल एक ही करेक्टर प्ले कर रहा है। द होल्डर हु इज होल्डिंग is either the original payee or any other person to whom the payee has endorsed the bill. In case of bearer bill, the bearer is the holder. Endorser जो endorse कर रहा है, endorse जिसके नाम पर endorse किया जा रहा है। Drawee in case of need, so besides the above parties, another person called drawee in case of need may be introduced at the option of the drawer, may be introduced at the option of the drawer, कि भैया अगर इसने नहीं दिया तो उसने। The name of such person may be inserted either by the drawer or by any endorser in order that resort may be had to him in case of need, कि इसने नहीं दिया तो उसने। तो ड्रॉई का नाम भी लिखा होगा और ड्रॉई इन केस ऑफ नीड का नाम भी लिखा होगा, कि अगर ड्रॉई ने नहीं दिया तो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, राइट। दैट इज व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड बाय आइदर नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट। एक्सेप्टर फॉर द ओनर, अब इस चीज को अलग तरीके से समझा रहा हूं। देखिए, ए ने बी से सामान लिया, तो बी क्या बनाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। यहां बी क्या है, ड्रॉ, ठीक है जी। ए क्या है, बेसिकली ड्रॉई। मान के चलते हैं यहां ड्रॉर ही क्या है हमारा, पे, और मान के चलते हैं यहां ड्रॉई हमारा क्या है, सिंपल रखने के लिए एग्जांपल। चलो जी, ए ने बिल एक्सेप्ट किया, बी को दे दिया, टाइम इंस्ट्रूमेंट था 3 months आफ्टर द डेट, राइट। तो जी बी ने वो इंस्ट्रूमेंट सी को दे दिया, सी ने वो इंस्ट्रूमेंट डी को दे दिया। अब जी डी मैच्योरिटी पर ए के पास गया, लाओ जी पैसे दो। ए ने वो इंस्ट्रूमेंट के पैसे नहीं दिए, अब यहां पहली चीज तो ये समझना, जब बी ने बिल बनाया था उसी वक्त ए से एक्सेप्ट करवा लिया, इसलिए मैंने ड्रॉई के नीचे एक्सेप्टर लिख दिया। तो दो तरीके से बिल डिसऑनर हो सकते हैं, या तो सामने वाला बिल बाद में एक्सेप्ट ही ना करे, जब बिल बनाया गया तब उसने एक्सेप्ट, मतलब उससे एक्सेप्टेंस नहीं ली गई, और बाद में सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली बिल क्या हो गया, डिसऑनर।
या फिर सामने वाले ने एक्सेप्ट तो कर लिया था बट पैसे नहीं दिए। तो जिस वक्त बिल बनाया गया उसी वक्त ए ने क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, इसीलिए ए को मैं कह रहा हूं ड्रॉई एज वेल एज एक्सेप्टर। लेकिन 3 महीने के बाद जब पैसे देने की बारी आई तो ए ने पैसे नहीं दिए, तो ये क्या हो गया, डिसऑनर ड्यू टू नॉन पेमेंट। ठीक है। अब लो कहता है डी को कि भैया आप एक काम करो, ए ने डिसऑनर किया, आप टाइमली मैच्योरिटी डेट पर ए के पास गए, ए ने पैसे देने से मना कर दिए, इसका एक लीगल प्रूफ क्रिएट करो। इसका एक लीगल प्रूफ क्रिएट करो। लीगल प्रूफ कैसे क्रिएट किया जाएगा, कहता है इसे नोट करवाओ, जिसे हम क्या बोलेंगे, नोटिंग। इसे नोट करवाओ किसके पास, कहता है जी नोटरी पब्लिक के पास। नोटरी पब्लिक के पास जाओ और इसे नोट करवाओ उसके रिकॉर्ड्स में। फिर जी नोटरी पब्लिक इससे डिमांड करेगा पैसे। अगर ये तब भी डिनाई करता है तो नोटरी पब्लिक अपने रिकॉर्ड्स में बकायदा नोट कर लेगा कि भैया इससे स्पेसिफिकली मैच्योरिटी पर पैसे मांगने जाया गया था, इसने देने से मना कर दिया है और ये रीजन बताया है। तो मतलब कंप्लीट डिटेल्स होगी रिकॉर्ड्स के अंदर, और उसके बेसिस पर आप एक सर्टिफिकेट लो। किससे, नोटरी पब्लिक से। उस सर्टिफिकेट को हम कहेंगे प्रोटेस्ट। उस सर्टिफिकेट को हम कहेंगे प्रोटेस्ट। अब आपके पास एक सर्टिफिकेट आ गया है, तो आप अब इस प्रोटेस्ट के बेसिस पर केस फाइल कर सकते हो। आपके पास एक लीगल प्रूफ आ गया है कि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, सामने वाले ने टाइम पर पैसे नहीं दिए, आपके पास एक प्रूफ आ गया। अब आप केस फाइल कर सकते हो। किसके ऊपर केस फाइल किया जा सकता है, डी सी के ऊपर भी केस फाइल कर सकता है, बी के ऊपर भी केस फाइल कर सकता है, ए के ऊपर भी केस फाइल कर सकता है। ठीक है। अब भैया इसकी तो वैसे जब ये मना कर दिया, सामान लेने के बाद पैसे देने से मना कर दिया, तो इसको तो अपनी इज्जत बेइज्जती की कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये भाई साहब जिसने अपनी जेब से सामान दिया और बाद में इनके ऊपर डी ने केस भी ठोक दिया कि मुझे पैसे चाहिए, तो इनकी तो क्या हो गई, इंसल्ट हो गई ना इनकी तो, राइट। इनके तो ओनर की वॉट लग गई। तो इनका ओनर बचाने के लिए, इनका ओनर बचाने के लिए एक्स बीच में आया और एक्स कहता है चलो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आप ड्रॉई कंसीडर कर लीजिए। ठीक। तो भैया मुझे आप क्या कंसीडर कर लीजिए, ड्रॉई या एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर फॉर ओनर का मतलब एनी पर्सन में वॉलंटरली बिकम द पार्टी टू द बिल एज एक्सेप्टर, a person who own the refusal by the original drawee to accept the bill or to furnish better security। अब furnish better security का मतलब क्या है, मान के चलिए, इस एग्जांपल में छोड़ते ना, एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कि ए ने बी से सामान परचेज किया, बी ने बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया, ए ने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो यही ड्रॉई, यही एक्सेप्टर। टाइम बिल था, यही ड्रॉयर, यही, ठीक। टाइम बिल था, मान के चलते हैं, आफ्टर पेपर आफ्टर 3 months। अब जी 3 महीने पूरे नहीं हुए, 1 महीने बाद ही बी को पता चला भाई इसका तो मार्केट में अफवाह है, इसका तो दिवाला निकलने वाला है। ठीक। अब बी कहता है यार 3 महीने बाद मेरी पेमेंट ड्यू होगी, बट इसका तो अभी से दिवाला निकलने वाला है, तो हो सकता है कि 3 महीने के ड्यूरेशन में ये क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए। तो जो बी के हाथ में बिल ऑफ एक्सचेंज था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट थी एज ए सिक्योरिटी कि ए बी के पैसे देगा। अब उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू बी की नजरों में कम होती दिखाई दी, तो बी ए को अप्रोच करेगा मैच्योरिटी से पहले ही कि भैया इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से बेटर सिक्योरिटी दो मुझे कि आप मेरे पैसे 3 महीने में दे दोगे, क्योंकि आपका तो मार्केट में नाम खराब हो रहा है, क्या पता कब आपका दिवाला निकल जाए, राइट।
तो प्रोवाइड मी बेटर सिक्योरिटी देन दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब जी ए कहता है कि मैं इससे बेटर सिक्योरिटी नहीं दे रहा या नहीं दूंगा, तो अगेन इस चीज को लेके आप नोटिफाई करवाइए नोटरी पब्लिक में, फिर प्रोटेस्ट का सर्टिफिकेट लीजिए, राइट। तो यहां पर वही चीज कही जा रही है कि या तो एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, मतलब पेमेंट करने से, या फिर बेटर सिक्योरिटी फर्निश करने से मना कर दिया। व्हेन डिमांडेड बाय द नोटरी, किसने डिमांड करी? नोटरी ने। दोबारा से रिपीट करूं, जब आप नोटरी में जाके सब चीज लिखवा देंगे तो नोटरी पब्लिक जेन्युइनिटी चेक करने के लिए कि जेन्युइन है या नहीं केस, खुद से डिमांड करेगा ए से, और जब ए इसे भी मना कर देगा तो नोटरी पब्लिक अपने रिकॉर्ड्स में, जैसे मैंने समझाया, अपने रिकॉर्ड्स में एंट्री कर लेगा सारी डिटेल्स की, राइट। और उसके बेसिस पर एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा जिसे हम क्या बोलेंगे? प्रोटेस्ट सर्टिफिकेट, जिसके बेसिस पर केस फाइल किया जा सकता है पार्टी के ऊपर, ठीक। तो एक्सेप्ट द बिल सुप्रा प्रोटेस्ट, मतलब कोई और एक स्ट्रेंजर बिल एक्सेप्ट कर लेता है इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द ओनर ऑफ द ड्रॉर और एनी एंडोर्सर, इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द ओनर ऑफ द ड्रॉर। भाई डी तो सी पे भी केस फाइल कर सकता है, बी पे भी केस फाइल कर सकता है, तो इसका ओनर बचाने के लिए कोई बीच में आ जाए या इसका ओनर बचाने के लिए कोई बीच में आ जाए, तो ऐसे एक्सेप्टर को हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर फॉर ओनर, ठीक है जी। एसेंशियल्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जो ऊपर हमने पढ़ा है वही सारे हैं। हाँ जी, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है? सारे डिफरेंस अभी तक हम लोग समझ चुके हैं, सिर्फ एक रीडिंग करने की जरूरत है। प्रोमिसरी नोट के अंदर दो पार्टी होती है, एक मेकर और एक पेई। आई प्रोमिस टू पे राम, तो मेकर और पेई। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर तीन पार्टीज तो होती है, ड्रॉर, ड्रॉई और पेई, ठीक है। वो अलग बात है कि जो हमारा ड्रॉर है दैट मे बी द पेई, लेकिन तीन पार्टीज तो होती है। ऑल्दो एनी टू आउट ऑफ थ्री कैपेसिटीज मे बी फिल्ड बाय वन एंड द सेम पर्सन, नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू द मेकर इटसेल्फ। मैं अपने आप को तो पैसे नहीं दूंगा ना, आई प्रोमिस टू पे माई सेल्फ, लेकिन कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज जो बनाता है वही पेई हो सकता है, तो ड्रॉर और पेई में भी द सेम पर्सन। A note contain an unconditional promise by the maker to pay, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में unconditional order to pay. Note is presented for payment without prior acceptance, acceptance की जरूरत नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ऑन डिमांड भी हो सकता है, आफ्टर साइट भी हो सकता है। और आफ्टर साइट का मतलब क्या हुआ कि जब तक दिखाया नहीं जाएगा तब तक सामने वाला पैसे देने के लिए लायबल नहीं है। द लाइबिलिटी ऑफ द मेकर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, प्रो नोट है प्रोमिसरी नोट, इज प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट। आई प्रोमिस टू पे, मैं दूंगा, राइट। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब कहने का मतलब है कि जो नोट बना रहा है उसी की लाइबिलिटी प्राइमरी है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो बिल बना रहा है उसकी लाइबिलिटी सेकेंडरी है। कहता है यहां तक तो बात तब पहुंचेगी ना, यहां तक तो बात तब पहुंचेगी जब ए नहीं देगा पैसे, तो लाइबिलिटी इसकी को एक्सटेंसिव है लेकिन सेकेंडरी, इसकी भी को एक्सटेंसिव है लेकिन सेकेंडरी, राइट। जब ये पैसे नहीं देगा तब बी और सी के ऊपर केस फाइल किया जा सकता है। नो प्रोटेस्ट इज नेसेसरी इन केस ऑफ नोट इज डिसऑनर्ड। कहता है कि अगर लॉ प्रोवाइड करे कि इस केस में आपको प्रोटेस्ट जरूरी है केस फाइल करने के लिए, जैसे फॉरेन बिल के केस में मस्ट बी प्रोटेस्टेड फॉर डिसऑनर। नो नोटिस ऑफ डिसऑनर इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू एनीवन। अच्छा, यहाँ ये चीज बताना भूल गया मैं, जब ये बिल डिसऑनर होगा तो एक बार कहता है जी सी को भी नोटिस जाएगा, बी को भी नोटिस जाएगा, क्योंकि अगर इनको नोटिस नहीं दिया रीजनेबल टाइम के अंदर तो ये कहेंगे तूने हमें क्यों नहीं बताया, हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेते, बातचीत करते, कोई ना कोई रास्ता निकालते, राइट। तो नोटिस देना बड़ा जरूरी है। अगर आपने रीजनेबल टाइम में नोटिस नहीं दिया तो आप केस फाइल करने का सारा राइट खो दोगे इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रोमिसरी नोट के केस में ऐसा कुछ नहीं है। प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू द बियरर। A bill can be drawn payable to bearer provided it is not payable on demand. On demand bearer नहीं हो सकता। हाँ जी, इनलैंड बिल ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, दोबारा से नहीं रिपीट कर रहा हूं।
फॉरेन बिल ऊपर पढ़ चुके हैं। ट्रेड बिल का मतलब जो इन ट्रेड बिल चलते हैं, जेन्युइन ट्रांजैक्शन के बेसिस पर जो बिल बनाए जाते हैं, तो ऐसे बिल्स को ट्रेड बिल कहा जाता है, राइट। जबकि एकोमोडेशन बिल का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, जो अपनी फ्रेंड की मदद करने के लिए बिल बनाया जाता है। दोबारा से एग्जांपल दे रहा हूं एकोमोडेशन बिल का, कि ए की मार्केट में कोई क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, तो ए को कोई उधार देने को राजी नहीं है। ए बी के पास जाता है कि भाई तेरी मार्केट में बहुत क्रेडिट वर्दीनेस है और बैंक में भी तेरी इमेज अच्छी है, तो एक काम कर, मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता हूं। तो ए ड्रॉ करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज, बी उसे करेगा एक्सेप्ट, और ए उस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके किसके पास जाएगा? बैंक के पास, कि जी देखिए मैंने बी से 1,00,000 रुपए लेने हैं, लेकिन 3 महीने बाद मिलेंगे मुझे वो 1,00,000 रुपए बी से, तो आप मेरे बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या कर दीजिए? कैश एंड कैश। तो बैंक जो भी बैंक का रेट होगा बिल ऑफ एक्सचेंज को एनकैश करने का, लेट्स से 1% पर मंथ, तो 3% काट लेगा 3 मंथ का, और 97,000 किसे दे देगा? ए को। और 3 महीने बाद बैंक बी के पास जाएगा, लाओ भैया 1,00,000 रुपए दो। कायदे से वो 1,00,000 रुपए किसे देने हैं? ए को देनी है। बी ने तो सिर्फ ए की हेल्प करने के लिए वो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया था। ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन बिल। ठीक। अगर ए बैंक को पैसा नहीं देता, तो बैंक बी के नाम पर केस फाइल करके बी से पैसा रिकवर कर सकता है। लेकिन कहता है ए बी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर जो बी ने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया था, उसके बदले ए ने बी को कुछ नहीं दिया था। वो फ्रेंडली रिलेशंस में बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया गया था। लेकिन अगर किसी और को नेगोशिएट किया जाता है वो बिल, जैसे बैंक का एग्जांपल लेते हैं, बैंक को थोड़ी ना पता है कि इनके बीच में जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया था, ये फ्रेंडली बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया था जस्ट फॉर प्रोवाइडिंग द क्रेडिट टू ए। तो लॉ कहता है जी बैंक बी के ऊपर केस फाइल करके पैसे रिकवर कर सकता है, अगर टाइमली ए ने वो पैसे बी के नाम से बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाए तो ये क्या था हमारा एकोमोडेशन बिल। बिल इन सेट्स के केस में हमने पढ़ा था कि देखिए जी, स्पेसिफिकली फॉरेन बिल्स के केस में खाली एक बिल नहीं बनाया जाता, 2 या 3 बिल बनाए जाते हैं बेसिकली, बाकी 2 डुप्लीकेट होते हैं, एक ओरिजिनल होता है। मेन मोटिव क्या होता है कि कोई एक बिल गुम हो जाए तो दूसरा ऑपरेटिव हो जाएगा, राइट। तो जब किसी एक बिल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो या पे कर लिया जाता है, तो बाकी सारे ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? इनऑपरेटिव। बाकी सारे ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? इनऑपरेटिव। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी ने तीनों बिल एक्सेप्ट कर लिए, तो तीनों के नाम के पैसे मांगे जा सकते हैं। गलती से, मिस्टेकनली अगर तीनों बिल एक्सेप्ट कर लिए, तो तीनों के नाम के पैसे मांगे जा सकते हैं, जैसे कि वो तीनों सेपरेट बिल थे, ना कि एक ही बिल की कॉपीज थी। राइट टू डुप्लीकेट बिल, भाई आपका बिल गुम हो जाता है तो आपको लॉ ने राइट दे रखा है कि आप सामने वाले को कह सकते हो कि सेम टेनर का मतलब जो भी वर्डिंग्स लिखी हुई थी बिल ऑफ एक्सचेंज पे, सेम टेनर का डुप्लीकेट बिल इशू कर दीजिए। तो ये आपको लॉ ने एक तरह से राइट दे रखा है। हाँ जी, बैंक ड्राफ्ट। तो बैंक ड्राफ्ट के केस में हमने क्या देखा था कि बैंक ड्राफ्ट भी क्या है? जैसे चेक बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो बैंक ड्राफ्ट भी क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज। बस फर्क क्या है? बैंक ड्राफ्ट इज ऑलवेज, सबसे पहले ऑन डिमांड, ऑलवेज पेएबल टू ऑर्डर, इसका मतलब कभी भी बियरर नहीं हो सकता। बैंक ड्राफ्ट कैन बी इशूड ओनली बाय बैंक एंड कैन बी पेएबल ओनली बाय बैंक, राइट। लिखो ना, पेएबल एट पार एट ऑल द ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक। ठीक, तो बस यही डिफरेंस बताया गया है कि भैया अ बैंक ड्राफ्ट कैन बी ओनली ड्रॉन बाय अ बैंक ऑन अनदर बैंक, इट कैन नॉट इजीली काउंटर मैंडेटेड। काउंटर मैंडेटेड का मतलब स्टॉप पेमेंट नहीं करवाई जा सकती बैंक ड्राफ्ट के केस में इजीली। इट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू द बियरर, हमेशा क्या होगा? ऑर्डर। हमेशा ये इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, राइट। हाँ जी, चेक्स। तो सेक्शन 6 ने चेक को स्पेसिफाई किया कि चेक क्या है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। सबसे पहले यही कहा ना, चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। तो बाकी बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में क्या डिफरेंस है
कहता है जी बिल ऑफ एक्सचेंज तो किसी के ऊपर भी ड्रॉ किया जा सकता है, चेक सिर्फ एक बैंकर के ऊपर ही ड्रॉ कर सकते हैं हम, वो भी उस बैंकर के ऊपर जिस बैंक में हमारा अकाउंट है। ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, बिल ऑफ एक्सचेंज मे बी टाइम इंस्ट्रूमेंट, मे बी पेएबल ऑन डिमांड, बट चेक इज ऑलवेज टाइम इंस्ट्रूमेंट और ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट। It includes electronic image of truncated check and a check in electronic form, right? तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब क्या हुआ? कहता है जी जब चेक ही इलेक्ट्रॉनिकली बनाया जाए, मतलब फिजिकल कॉपी स्कैन नहीं करनी, इलेक्ट्रॉनिकली ही कंप्यूटर पर ही चेक बनाया जा रहा है, उसे डिजिटली ही साइन किया जा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो check in electronic form means a check drawn in electronic form by using any computer resource। तो चेक को बनाया ही कंप्यूटर पे जा रहा है and signed in a secured system with digital signature, और उसे साइन भी डिजिटली ही किया जा रहा है। ठीक, ट्रंकेटेड चेक का मतलब क्या हो गया? कहता है जी चेक ओरिजिनली फिजिकल फॉर्म में है, मुझे चेक मिला है मेरे दोस्त से, मैं अपने बैंक को देने गया वो चेक, तो फिजिकल फॉर्म में मैंने अपने बैंक को चेक दिया। अब जी मेरा बैंक उस चेक को लेके क्लियरिंग हाउस में जाएगा, तो हो सकता है वो फिजिकल लेके जाए क्लियरिंग हाउस में, या हो सकता है उसको स्कैन कर ले और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी क्लियरिंग हाउस में भेज दे, राइट? तो ऊपर वाले केस में चेक बनाया ही गया इलेक्ट्रॉनिकली, लेकिन नीचे वाले केस में चेक बनाया गया फिजिकली, साइन किए गए फिजिकली, और बाद में उसे कन्वर्ट कर दिया गया स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक, किस चीज के लिए? ताकि काम जल्दी हो सके। ट्रंकेटेड का मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस जो कि हमारे काम को आसान कर सके और काम जल्दी कर सके। तो बंदा फिजिकली लेके जाएगा, उसे ले जाने में 2 घंटे लग सकते हैं, 3 घंटे लग सकते हैं क्लियरिंग हाउस पहुंचने में, जबकि अगर उसी चेक को हम इलेक्ट्रॉनिक स्कैन कर ले और उसको मेल कर दे, या जो भी सिक्योर्ड सिस्टम होता है बैंक का उसके थ्रू क्लियरिंग हाउस भेज दे, तो 1 सेकंड में चेक क्लियरिंग हाउस में पहुंच जाएगा, राइट? तो immediately on generation of an electronic image for transmission, substituting the further physical movement of check in writing। तो जी चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज जिसमें 2 एडिशनल क्वालिफिकेशन है। क्या? इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंक, इट इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, राइट? A check being the species of bill of exchange must satisfy all the requirements of the bill। तो जो इन दोनों को छोड़ के जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, वो सारी चेक के केस में भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं ऑल चेक्स आर बिल ऑफ एक्सचेंज बट ऑल बिल्स आर नॉट चेक। क्यों? कहता है बिल तो बैंक के अलावा किसी और पर भी ड्रॉ किया जा सकता है, बिल सिर्फ ऑन डिमांड नहीं होता, टाइम इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। पार्टीज टू चेक वही सारी बिल ऑफ एक्सचेंज वाली पार्टीज हैं। एसेंशियल्स ऑफ अ चेक हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। चेक के केस में एक चीज याद रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में स्टैंप ड्यूटी इज मस्ट, लेकिन चेक के केस में स्टैंप ड्यूटी इज एग्जम्प्टेड। आपको तो सबको पता होगा, चेक तो हर किसी ने देख ही रखा है, कभी उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगी होती। डिस्टिंक्शन बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, यहां से ऊपर वाला सारा क्लियर हो जाएगा। A check is always drawn on a banker, जबकि bill may be drawn on anyone। Check can be drawn payable on demand, always on demand, right? Bill may be drawn payable on demand or on expiry of specified period after the cite or date। Check does not require acceptance, आप जब मर्जी जाए बैंक में जाके खड़े हो जाए, लाओ जी पैसे दो। Bill may be on demand, may require acceptance, जैसे कि bill payable after cite must be first accepted। हाँ जी, नो ग्रेस इज गिवन इन केस ऑफ चेक। अगर डिमांड इंस्ट्रूमेंट है तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में भी कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा, लेकिन टाइम इंस्ट्रूमेंट है तो 3 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है पेमेंट करने वाले को। द ड्रॉअर ऑफ अ चेक इज डिस्चार्ज ओनली इफ ही सफर्स एनी डैमेज बाय डिले इन द प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, राइट? जबकि ड्रॉअर ऑफ द बिल इज डिस्चार्ज इफ इट इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। इसका मतलब क्या है? ए ने बी को चेक दिया और बी ने 5 महीने तक चेक अपने पास रखे रखा, ठीक? इतने टाइम में जो बैंक था लिक्विडेशन में चला गया। पहली बात तो चेक स्टेल हो गया। अच्छा, अगर चेक स्टेल हो जाए तो क्या ए डिस्चार्ज हो गया? द आंसर इज नो। अगर चेक स्टेल हो जाए तो ए डिस्चार्ज हो गया? द आंसर इज नो।
मान के चलिए 2 महीने बाद वो बैंक में जाता है तो उसे पता चलता है जी बैंक तो लिक्विडेशन प्रोसेस में चला गया और जितने भी क्लाइंट थे बैंक के उनको ये जितने भी पैसे जमा थे उसका 75% मिलेगा। तो ए का भी अब कितना मिलेगा 75%। बी ने बैंक में चेक ले जाने में देरी करी उसकी वजह से जो बी को 10,000 रुपए मिलने थे उसके बदले कितने मिलेंगे, कहता है 7500 रुपए। ये जो 2500 रुपए का नुकसान हुआ किसकी वजह से हुआ, कहता है जी बी की देरी की वजह से हुआ, राइट। तो ये जो 2500 रुपए का नुकसान है ये बी को भुगतना पड़ेगा। ए कहेगा मैं क्यों भुगतूं, मैंने तो टाइम पे तो ये चेक दिया था, आपने 2 महीने तक अपने पास रख के रखा। तो ड्रॉर ऑफ द चेक इज डिस्चार्ज, ए डिस्चार्ज हो जाएगा ओनली इफ ही सफर्स एनी डैमेज, अगर ए को कोई डैमेज होता है। 2500 रुपए का डैमेज हुआ ना ए को, डैमेज बाय डिले इन द प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। इसका मतलब बी अभी भी ए से कम 7500 रुपए तो डिमांड कर सकता है। भाई अगर बैंक लिक्विडेशन में चला गया तो चेक तो सारे के सारे अब क्या हो गए, इनवैलिड हो गए ना। तो बी ए से अभी भी 7500 रुपए की डिमांड कर सकता है, बाकी 2500 की डिमांड नहीं कर सकता क्योंकि वो नुकसान ए को बी की गलती की वजह से हुआ है, डिले की वजह से हुआ है, राइट। ड्रॉर के केस में क्या है, कहता है अगर टाइम पर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज पैसे लेने के लिए प्रेजेंट नहीं किया तो उसके बाद ड्रॉर की कोई लायबिलिटी नहीं, ड्रॉर इज डिस्चार्ज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में अगर जो भी होल्डर है उसने टाइमली बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट नहीं किया पैसे लेने के लिए तो ड्रॉर इज डिस्चार्ज्ड। नो नोटिस ऑफ डिसऑनर इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ चेक। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में मैंने आपको बता दिया नोटिस इज मस्ट। चेक बीइंग अ रिवोकेबल मैंडेट, चेक की हम स्टॉप पेमेंट करवा सकते हैं। दोबारा से कह रहा हूं चेक की हम स्टॉप पेमेंट करवा सकते हैं लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज की हम स्टॉप पेमेंट नहीं करवा सकते, राइट। A check may be crossed, क्रॉस चेक का मतलब देखेंगे आगे, बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी क्रॉस्ड। आ जाओ जी, लायबिलिटी ऑफ ए बैंकर टुवर्ड्स पे योर होल्डर। कहता है जब हम चेक की बात करते हैं अकाउंट किसका है बैंक में, लेट से एक्स का, तो बैंक की सारी लायबिलिटी किसके प्रति है, कहता है जी एक्स के लिए है। अगर एक्स ने चेक दिया है वाई को तो वाई क्या है, होल्डर, चाहे वो होल्डर है चाहे वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है जो भी है। लेकिन कहता है जी बड़ी सिंपल सी बात है, अगर वाई बैंक के ऊपर केस फाइल करना चाहे किसी भी कारण से तो वाई के लिए बैंक की कोई लायबिलिटी नहीं है। बैंक सिर्फ किसके लिए लायबल है, एक्स के लिए लायबल है। वो भी कब, जब सारी चीजें ठीक थी उसके बावजूद बैंक ने चेक को डिसऑनर कर दिया। सब कुछ ठीक होते हुए बैंक ने चेक को डिसऑनर कर दिया तो भैया एक्स बैंक के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है कि भैया आपने तो मेरे इज्जत का फलूदा निकाल दिया, राइट। मेरे अकाउंट में पैसे थे फिर भी आपने चेक डिसऑनर कर दिया, ठीक है। तो उस केस में वाई मार्केट में कहेगा ना यार ये चेक देता तो है, उसका कैश नहीं होता, पता नहीं बैंक में पैसे होते भी नहीं होते अगले के, राइट। तो कुल मिलाकर कहता है जी जो लायबिलिटी है बैंकर की, इफ अ बैंकर without justification fails to honor his customer's check, he is liable to compensate the drawer for any loss or damage suffered by the drawer, right? But the payer holder of check has no cause of action against the banker, क्योंकि बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने क्लाइंट के लिए है ना कि किसी भी अरे गहरे के लिए। हाँ जी, व्हेन बैंकर मस्ट रिफ्यूज द पेमेंट, कब बैंकर को पैसे देने से मना कर देना चाहिए। व्हेन अ कस्टमर काउंटर मैंडेट द पेमेंट, मैंने आपको चेक दिया बाद में मुझे लगा यार आपसे मुझे डील करनी नहीं है, मैंने बैंक को फोन कर दिया स्टॉप पेमेंट करा दो चेक की, अगर पास नहीं हुआ तो मैंने काउंटर मैंडेट दे दिया कि भैया स्टॉप पेमेंट करवा दो। तो जब मैंने ही कह दिया, क्लाइंट ने ही कह दिया स्टॉप पेमेंट करा दो, तो फिर बैंक उस चेक को कैश नहीं कर सकता। When the banker receives notice of customer death, तो अगर ए ने बी को चेक दिया है और बैंक को पता चल जाए कि ए की डेथ हो गई तो फिर वो चेक मतलब अकाउंट ही फ्रीज कर देते हैं एक टाइम के लिए, तो चेक एंड कैश नहीं करेंगे। इसी तरह अगर पता चले कि ए इंसॉल्वेंट हो गया तो अकाउंट ही फ्रीज कर दिया जाएगा जब तक कोर्ट का ऑर्डर ना आ जाए। पता चले कि भैया ए पागल हो गया, अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा जब तक कोर्ट का ऑर्डर ना जाए।
कोर्ट ने स्पेसिफिकली किसी केस के अंदर एक अकाउंट फ्रीज कर दिया, तो जब तक कोर्ट का ऑर्डर ना हो जाए अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो इन सारे केसेस में अगर ए ने कोई चेक दे रखा है किसी को, तो वो सारे चेक एक तरह से इनवैलिड हो जाएंगे, मतलब बैंक उन चेक के बेसिस पर पैसे नहीं देगा। When the customer has given notice of assignment of the credit balance to his account, कि मेरे अकाउंट में जितना भी बैलेंस है वो एक्स के नाम पर असाइन कर दो, तो जब बैलेंस ही नहीं बचेगा तो बी को दिया हुआ चेक कहाँ से एनकैश होगा। When the holder's title is defective, मतलब बी का जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है, एंड बैंकर कम्स टू नो ऑफ इट, और बैंकर को ये बात पता चल गई कि बी का टाइटल क्या है, डिफेक्टिव। When the customer has given notice for closing his account, एक बार ए ने नोटिस दे दिया बैंक को कि मेरा अकाउंट बंद कर दो, तो जितने भी चेक ऐसे दिए हुए थे ए ने जो अभी तक एनकैश नहीं हुए थे वो सारे इनवैलिड हो जाएंगे जस्ट आफ्टर द नोटिस, चाहे ए का अकाउंट बंद हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ जी, when the bank may refuse the payment, अब यहाँ पर बैंक की डिस्क्रिशन है कि वो चाहे तो पेमेंट रिफ्यूज करे, चाहे तो पेमेंट रिफ्यूज ना करे। जैसे कि when the check is post dated, राइट, तो मुझे आज की डेट में 3 दिन आगे की डेट का चेक दे दिया, एडवांस में दे दिया किसी ने, और मैं आज ही बैंक के पास वो चेक लेके पहुंच जाऊं, तो बैंक की मर्जी है, वो चाहे तो इनकैश करे चाहे तो रिफ्यूज कर दे, राइट। When the banker has no sufficient fund of the drawer with him, तो बैंक की मर्जी है, वो चाहे तो इनकैश करे चाहे तो, अब बैंक कब एनकैश करता है इन केसेस के अंदर, बेसिकली जब करंट अकाउंट फ्लो क्लाइंट का, तो उस केस में ओवरड्राफ्ट, अगर बैंक को लगता है कि यार ठीक है 5-10 हजार रुपए की बात है, क्लाइंट के अकाउंट में ओवरड्राफ्ट शो कर देंगे हम, और फॉर द टाइम बिंग अपने पास से पैसे दे देते हैं, तो वो क्लाइंट के अकाउंट में ओवरड्राफ्ट शो कर देता है, और जब क्लाइंट से पैसे आते हैं तो ओवरड्राफ्ट एडजस्ट हो जाता है, राइट। एंड देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन द, ठीक है। व्हेन द चेक इज ऑफ डाउटफुल लीगलिटी, जब बैंकर को लग जाए कि ये जो बंदा चेक लेके आया है, हो सकता है इसका चेक एनकैश करवाने का लीगल वैलिड टाइटल ही ना हो, चोरी करके लाया है चेक, फोर्स करके लाया है चेक, या फिर चेक से हो सकता है पाया हो, राइट। When the check is not presently presented, it is presented after the banking hour, right? When the check on the face of it is irregular, जैसे कि ये हमारे पास चेक है, अब इरेगुलर का मतलब क्या हो गया, डेट नहीं लिखी हुई तो इरेगुलर, अमाउंट प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा हुआ इरेगुलर, जरूरत से ज्यादा कटिंग हुई है या मटेरियल कटिंग हुई है तो इरेगुलर, साइन मैच नहीं कर रहे तो इरेगुलर, राइट। When the check is presented at the branch where the customer has no account, तो उस केस में वैसे आज की डेट में ये पॉइंट रहा नहीं है, क्योंकि सीबीएस हो गया है, सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम हो गया है, तो आप किसी भी ब्रांच में जाके आजकल एनकैश करा सकते हो, लेकिन फिर भी बैंक के पास ऑप्शन है, वो कह सकता है भैया जिस ब्रांच का अकाउंट है उसी ब्रांच में जाके एनकैश करवाइए। When some persons have joint account and check is not signed jointly by all or by the survivor of them, ठीक। When the check has been allowed to become stale, पुराना हो गया है, 3 months से ज्यादा हो चुके हैं, चेक पर डेट डली, जैसे इस केस के अंदर क्या डेट डली हुई है 1/1/2020, तो 3 months पूरे होते ही, मतलब ये कब स्टिल हो जाएगा 31 मार्च। अगर आप 1 अप्रैल को लेके पहुंचोगे तो बैंकर के हाथ में, वो चाहे तो इसे एनकैश करे, चाहे तो कह दे कि भैया चेक स्टेल हो चुका, नया चेक लेके आइए, राइट। वो इंटरनल गाइडलाइंस होती है बैंक एम्प्लॉइज के लिए, बैंक की दी हुई, ठीक है जी। चलिए जी, आज के लिए यहीं तक।